बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। आज हमारे पास जो है वो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की कोर्स कैटलॉग के अंदर सपोर्ट वेक्टर मशीन का टॉपिक जो है वो शामिल है। और इस टॉपिक को स्टार्ट करने से पहले एक थोड़ा सा जो डिस्क्लेमर है वो ये है कि इसमें भी हमारे पास मैथ इन्वॉल्व है। बेसिकली इस लेक्चर को कवर करने के लिए ना सिर्फ हम ये देखेंगे कि सपोर्ट वेक्टर मशीन होती क्या है, बल्कि ये भी देखेंगे कि ये इसका जो फॉर्मूला है वो ड्राइव कैसे होता है, जैसे हमने पहले न्यूरल नेटवर्क्स के केस में भी किया था। तो ये कुछ इमेजेस मैंने साथ अटैच की हुई हैं जो कि बेसिकली ये बता रही हैं कि सपोर्ट वेक्टर मशीन जो है वो भी एक हमारे पास क्लासिफिकेशन का एल्गोरिथम है। क्लासिफिकेशन का मतलब क्या है कि दो डिफरेंट क्लासेस के दरमियान में ये आपको कोई डिसीजन बाउंड्री जो है वो ड्रॉ करके ये बता सके कि इससे कम जो है अगर किसी भी डेटा पॉइंट जो अननोन डेटा पॉइंट कहीं पे भी आता है तो वो उसको कौन सी क्लास जो है वो असाइन करनी है। जैसे से कम है तो वो ब्लू है, अगर इस तरफ होगी तो वो उसको ग्रीन क्लास जो है वो असाइन होगी। इसी तरह से ये बाकी हमारे पास डायमेंशन कन्वर्जन है जो कि हम डिटेल में आगे जाके देखेंगे कि ये क्या है। सपोर्ट वेक्टर मशीन जो है वो वेपनेक ने डेवलप की थी। और लेकिन ये कि जब इसने इस आइडिया को प्रपोज किया तो तब जो है इस आइडिया को कोई कबूल नहीं कर रहा था। इनिशियली जो है वो इसका ये जो आइडिया था वो थ्योरी के ऊपर बेस करता था और ये इसको प्रूफ नहीं कर सकता था क्योंकि इसके पास रिसोर्सेज नहीं थी। लेकिन रफली मेरे ख्याल से 1992 से 4 तक के बीच में जो है ना इसको अपने आइडिया को प्रूव करने का मौका मिला और फिर उसके बाद जो है वो लोगों को समझ में आई कि ये आइडिया वाकई कितना जो है वो इम्पोर्टेंट है, जिससे जो है वो क्लासिफिकेशन हो सकती है। इवन इसने इसके ऊपर 3 पेपर्स लिखे थे और 3 पेपर्स जो है वो उस टाइम पे रिजेक्ट हो गए थे कि लोग इस चीज़ को कबूल करने को तैयार नहीं थे कि ये चीज़ जो है वो चल भी सकती है कि नहीं। बेसिकली मैंने जैसे बताया कि क्लासिफिकेशन का एल्गोरिदम है, तो हमारे पास है क्या, सुपरवाइज्ड लर्निंग एल्गोरिदम। सुपरवाइज का मतलब क्या था कि हमारे पास ये पता हो कि जो हमारा डेटा है जिसके ऊपर हमने अपने एल्गोरिदम को लर्न करवाना है, ट्रेन करवाना है, उसके साथ हमें उसकी जो एक्चुअल क्लास है उसका पता होगा। ठीक है, तो ये सुपरवाइज लर्निंग एल्गोरिदम है कि एल्गोरिदम को डेटा के साथ ये भी पता हो कि वो डेटा का जो पॉइंट्स है वो किस क्लास से बिलोंग करते हैं। तो इस तरह से हम उसकी ट्रेनिंग करते हैं और ट्रेनिंग करने के बाद फिर हम टेस्टिंग करते हैं। अब एसवीएम का जो एल्गोरिदम है वो क्लासिफिकेशन के पर्पस के लिए भी इस्तेमाल हो सकता है, रिग्रेशन के पर्पस के लिए भी इस्तेमाल हो सकता है, यानी अननोन डेटा पॉइंट का ये बताना कि ये किस क्लास से बिलोंग करता है या फिर इसकी प्रिडिक्टेड वैल्यू क्या है। अच्छा, अब एसवीएम है क्या है? एसवीएम का काम ये है कि एक हाइपर प्लेन ढूंढना जो कि दो क्लासेस को डिफरेंशिएट कर दे। हाइपर प्लेन क्या है? जैसे अगर तो मैं 2 डायमेंशंस की बात करती हूँ तो एक ये एक्स एक्सिस एक वाई एक्सिस है, तो हम जो है वो एक सिंगल लाइन जो है 1 डायमेंशनल लाइन जो है वो हाइपर प्लेन होगी। तो ये जो लाइन है डिसीजन बाउंड्री ये हाइपर प्लेन कहलाएगी। और अगर मैं अपनी डायमेंशंस बढ़ा देती हूँ, लेट्स से कि मैं 3 डायमेंशंस में चली जाती हूँ, तो फिर अगर मेरी क्लासेस एक क्लास इस तरफ है दूसरी क्लास इस तरफ, तो मैंने जो प्लेन बनाना है अब वो 2D प्लेन होगा, वो 2 डायमेंशनल प्लेन होगा। तो ये प्लेन हाइपर प्लेन कहलाएगा। यानी जितनी डायमेंशंस होंगी उसी हिसाब से आपका हाइपर प्लेन डेवलप होगा। हाइपर प्लेन का मतलब क्या है? डिसीजन बाउंड्री जो हमने दो क्लासेस के दरमियान में बनानी है। हाइपरप्लेन क्या चीज होती है? हाइपरप्लेन इज अ सब स्पेस, एक सब स्पेस है, स्पेस का कुछ हिस्सा है जिसकी डायमेंशन आपकी जो एक्चुअल स्पेस है उससे एक कम है। ठीक है, जैसे मैंने आपको बताया कि 2D में वन वन की वो लाइन है, सिंगल लाइन है, इसी तरह से R³ में वो 2D की लाइन वो पूरा हाइपर प्लेन बन जाएगा, प्लेन बनाएगा। जबकि एम्बियंट स्पेस क्या होती है कि जो भी ऑब्जेक्ट है उसके इर्द गिर्द जो भी स्पेस है उसको एम्बियंट स्पेस कहते हैं, जैसे मैंने अभी आपको बताया। इसी तरह से एसवीएम जो है वो लीनियर क्लासिफिकेशन पर्पजेस के लिए इस्तेमाल भी होता है। लीनियर क्लासिफिकेशन का मतलब क्या है कि आप उसको सिंगल लाइन से डिसीजन बाउंड्री को सेपरेट कर सकते हैं, आप उसको क्लासेस असाइन कर सकते हैं। और लेकिन इसमें एक चीज़ ये है लीनियर क्लासिफिकेशन की कि जैसे स्ट्रेट लाइन से आपने यहाँ पे इसको सेपरेट आउट किया है, यहाँ पे आपने इसको स्ट्रेट प्लेन के साथ सेपरेट आउट किया है। मे बी आपके पास कुछ क्लासेस इस तरह से आ जाएं कि ये आपके पास यूं है और ये आपके पास क्रॉस यहाँ पे आ गए, तो आपकी जो डिसीजन बाउंड्री है वो ये बन रही है समहाउ।
ठीक है, या मे बी दो लाइंस इस तरह से भी बन सकती हैं, लेकिन ये है कि दो लाइंस नहीं, हमें सिंगल लाइन चाहिए, तो वो कर्व स्पेस में इनको इस तरह से सेपरेट आउट कर रही है। तो यहाँ पे जो है वो नॉन लीनियर क्लासिफिकेशन आती है, जब आपकी जो डिसीजन बाउंड्री है वो कर्व की शक्ल इख्तियार कर जाए या वो लाइन नहीं हो, तो वो नॉन लीनियर क्लासिफिकेशन होगी। अब एसवीएम जो है वो नॉन लीनियर क्लासिफिकेशन जब उससे करवानी हो तो फिर हमें कर्नल ट्रिक एक और बीच में एडिशनल टेक्निक्स अप्लाई करनी पड़ती हैं, जिससे हम ये क्लासिफिकेशन कर सकते हैं। अदरवाइज जो एसवीएम है वो लीनियर क्लासिफिकेशन करता है, वो लीनियर प्लेन ढूंढता है जो कि दो क्लासेस को सेपरेट आउट कर सके। इसी तरह से हम एसवीएम को जो आइडिया है वो क्लस्टरिंग के लिए भी इस्तेमाल कर सकते हैं, यानी ग्रुपिंग के लिए भी इस्तेमाल कर सकते हैं। यानी कि अगर 15 ग्रुप्स मौजूद हैं, इस तरह से कुछ सर्कल की क्लासेस हैं, कुछ माइनस की क्लासेस हैं, तो एसवीएम के आइडिया को हम क्लस्टरिंग के पर्पसेस के लिए भी इस्तेमाल कर सकते हैं। लेकिन एक जो बात ये है इसमें कि जो फीचर्स हैं वो आपके न्यूमेरिक होने चाहिए। फीचर आपके इस तरह के नहीं हो सकते जैसे मे बी यस नो, कैटेगोरिकल वैल्यूज जो है वो नहीं हो सकती। फीचर सेट आपका यानी कि डाटा, जैसे फीचर से क्या मुराद है कि डाटा सैंपल में फीचर क्या हो सकता है, मे बी एक पेशेंट का डब्ल्यूबीसी काउंट हो सकता है, उसका ब्लड काउंट हो सकता है, उसके इजाइनोफिल्स न्यूट्रोफिल्स की वैल्यूज हो सकते हैं, ये इनके फीचर्स हो सकते हैं। तो ये सारी वैल्यूज जो है वो न्यूमेरिक होनी चाहिए, ये कैटेगोरिकल नहीं होनी चाहिए। एसवीएम को समझने के लिए कुछ आइडियाज़ जो हैं वो देख समझने ज़रूरी हैं। जैसे मैंने बताया कि एसवीएम का काम है दो क्लासेस को सेपरेट आउट करना, उसके दरमियान में डिसीजन बाउंड्री ढूंढना। लेकिन अब जो डिसीजन बाउंड्री है वो आपको पता है, हमने आईडी ट्रीज का एल्गोरिदम भी किया, हमने केएनएन भी किया, उन सब में हमने डिसीजन बाउंड्रीज बनाई थी। तो फ़र्क क्या है? फ़र्क ज़ाहिर है इस बात के ऊपर होगा कि जो डिसीजन बाउंड्री है वो बन कैसे रही है। जैसे आईडी ट्री में अगर हमारे पास इस तरह से ये क्लासेस थी, तो आप बीच में एक बाउंड्री ऐसे क्रिएट कर सकते हैं और फिर आप इन दोनों को जो है वो सेपरेट आउट कर सकते हैं। अब एसवीएन में ये जो डिसीजन बाउंड्री कैसे ड्रॉ हो रही है, ये ड्रॉ तर्ज के ऊपर होती है कि आप इन दोनों क्लासेस के दरमियान में मैक्सिमम डिस्टेंस समहाउ प्रोड्यूस हो सके। तो जब मैक्सिमम तरीके से ये दोनों अगर क्लासेस को सेपरेट आउट करने की कोशिश करती है तो ये सपोर्ट वेक्टर मशीन बन जाएगी। अब सपोर्ट वेक्टर मशीन में सपोर्ट वेक्टर का जो टर्म है स्पेसिफिकली वो किसके ऊपर बिलोंग करता है, वो क्या चीज़ है असल में जब आप ये डाटा पॉइंट्स को ड्रॉ कर रहे होंगे तो हर पॉइंट की एक लोकेशन होगी, वो हर पॉइंट एक वेक्टर होगा। अगर आप इसको ड्रॉ करें तो इस तरह के ऊपर बनेगा। लेकिन हमारे जो सपोर्ट वेक्टर्स हैं वो स्पेसिफिकली वो पॉइंट्स होंगे जो कि इस लाइन के ऊपर लाई करते होंगे। और ये लाइन कौन सी होगी, ये वो लाइन होगी जो उसके सबसे वो वाले पॉइंट्स होंगे जो कि डिसीजन बाउंड्री का जो डिस्टेंस है वो दोनों क्लासेस से मैक्सिमाइज करने के लिए इस्तेमाल हो रहे हैं। ठीक है, यानी वो लाइन जो इनके बीच में लग रही है डिसीजन बाउंड्री, ये डिसीजन बाउंड्री आइडियली कहाँ पे लगी है, ये इन पॉइंट्स के तकरीबन दरमियान में लगी है। यानी कि इसको मैक्सिमाइज, जितना मैक्सिमम डिस्टेंस हो सकता है वो इन पॉइंट्स की बेस के ऊपर बन रहा है। तो ये जो स्पेसिफिक वेक्टर्स हैं जो कि इस बाउंड्री के ऊपर लाई कर रहे हैं, जिसको बेसिकली गटर भी बोलते हैं, तो ये पॉइंट्स जो हैं ये सपोर्ट वेक्टर कहलाते हैं। अब सपोर्ट वेक्टर्स आर डाटा पॉइंट्स दैट आर क्लोजर टू द हाइपर प्लेन एंड इन्फ्लुएंस द पोजीशन एंड ओरिएंटेशन ऑफ द हाइपर प्लेन। इसका मतलब ये है कि अगर मैं इसको सपोर्ट वेक्टर बना देती हूँ, ये मेरा सपोर्ट वेक्टर बन गया और ये बन गया, तो ऑब्वियसली जो आपकी डिसीजन बाउंड्री की शक्ल है वो चेंज हो जाएगी। पहले अगर वो इस तरह से है तो मुमकिन है वो इस तर्ज के ऊपर बन जाए, उसकी जो एंगल है वो चेंज हो जाएगा, उसकी ओरिएंटेशन चेंज हो जाएगी, उसकी पोजीशन भी चेंज हो जाएगी। तो ये जो आपके सपोर्ट वेक्टर्स हैं ये डिफाइन करते हैं। लेकिन ये इस पर्टिकुलर एग्जांपल में ये सपोर्ट वेक्टर्स नहीं बन सकते, क्यों? क्योंकि हमने जो मैक्सिमम जो पॉइंट्स होते हैं ना, वो वाले जो पॉइंट्स हैं, हमने जो जिनके बीच में कोई पॉइंट नहीं ला करता, उनको हमने सपोर्ट वेक्टर लेना होता है। अब ये एक एग्जांपल है, इसमें अगर हमारे पास यहाँ पे सैंपल पॉइंट कोई पड़ा हुआ है, एक ये सैंपल पॉइंट है, एक ये है प्लस का, ये माइनस है, ये माइनस है, ये माइनस है। अगर इनको आपने सेपरेटली देखना है तो लेट्स से कि आपके पास कुछ इस शक्ल में पॉइंट्स पड़े हुए हैं। तो ये तो पॉइंट्स आपको पता है ये हमारी ट्रेनिंग पॉइंट्स कहलाएंगे। और सपोर्ट वेक्टर पॉइंट्स कौन से होंगे? वो पॉइंट्स के जिन के दरमियान में हमने डिस्टेंस को मैक्सिमाइज करना है,
तो ये हमने लाइन ये खींच ली नेगेटिव, ये मेरी थोड़ी टेढ़ी हो गई है लेकिन इस तरह से बनेगी। और इस इन दोनों लाइंस के दरमियान में जो लाइन बनेगी सीधी, ये आपकी क्या होगी, ये आपकी डिसीजन बाउंड्री बनेगी। दिस इज एसवीएम बाउंड्री और डिसीजन बाउंड्री या क्लासिफिकेशन फंक्शन। बाकी सपोर्ट वेक्टर्स ये हो जाएंगे, और ये जो हमारे पास डॉटेड लाइंस में है इसको हम गटर बोलेंगे या गटर से रेफरेंस करेंगे, और प्लस और माइनस जो है वो उसकी क्लासेस होंगी। अच्छा, अब हम उस सारे क्वेश्चन पे वापस आते हैं कि हमने जो है वो हाइपरप्लेन ढूंढना कैसे है कि जो कि क्लासेस को सेपरेट आउट कर सके। तो अब यहाँ पे आपने देखा है कि ए बी और सी तीन हाइपरप्लेन्स हैं। तो इसमें से कौन सा हाइपरप्लेन सूट करेगा हमें, हमें हाइपरप्लेन सूट करेगा हाइपरप्लेन पॉसिबली नंबर सी। क्यों? क्योंकि हमने देखना है वो वाला प्लेन पिक करना है जो कि उनको मैक्सिमम डिस्टेंस से सेपरेट आउट करे। अब यहाँ पे हजार लाखों जितनी मर्जी लाइंस आप ड्रॉ कर लें, ठीक है, वो सारी पॉसिबल हाइपर प्लेन्स हैं जो कि दो क्लासेस को सेपरेट कर रहे हैं, वो सारी डिसीजन बाउंड्रीज हैं बी और ए के दरमियान में बहुत सारी बन सकती हैं। तो लेकिन ये जैसे मैं यूं बना दूं फिर यूं बना दूं, मतलब मैं बहुत सारी बना सकती हूँ, लेकिन आपने वो वाली डिसीजन बाउंड्री पिक करनी है जिसका हाफ इस तरफ और हाफ इस तरफ जो डिस्टेंस है वो इक्वल है, और ये डिस्टेंस इस तरीके से मैक्सिमाइज हो जाएगा कि इसके कॉर्नर पॉइंट्स पे सपोर्ट वेक्टर्स खड़े हुए होंगे। होपफुली आपको बात समझ में आ गई होगी। तो अब जैसे होता है कि हाँ, जो इनको जब आपने डिस्टेंस को मैक्सिमाइज करना होता है तो ऐसा प्लेन जब आप ढूंढ लें जो कि इस डिस्टेंस को मैक्सिमाइज कर रहा हो, इस मार्जिन को, जो दो डाटा पॉइंट्स दोनों क्लासेस के जो डाटा पॉइंट्स हैं उनके दरमियान में जो मार्जिन है उसको मैक्सिमाइज कर रहा हो, तो ऐसे प्लेन को हम कहते हैं कि ये मैक्सिमम मार्जिन हाइपर प्लेन है। ठीक है, मैक्सिमम मार्जिन का मतलब ये है कि मैक्सिमम डिस्टेंस जितना पॉसिबल था उतना हमने जो है वो रख लिया है। तो इस प्लेन का अब नाम चेंज होकर मैक्सिमम मार्जिन हाइपर प्लेन आ जाएगा। अब बात ये है कि जो इससे फ़र्क क्या पड़ता है, जो मार्जिन को बड़ा करने से क्या फ़र्क पड़ेगा। तो हायर मार्जिन का मतलब है मोर रोबस्टनेस, जिसका मतलब है कि ज़्यादा स्ट्रांगली आपकी क्लासेस की जो है ना वो डिफ्रेंसिएशन होगी। अब इसकी छोटी सी मिसाल है, लेट्स से मैं हाइपर प्लेन जो है वो बी जो है वो आप कहते हैं कि मैंने हाइपरप्लेन बी को डिसीजन बाउंड्री बनाना है, लेकिन लेट्स से कि जो आपका स्टार है जो पॉजिटिव क्लास है वो इधर लाई कर रही है, यहाँ पे आ गई है, बी से थोड़ी सा आगे आ गई है। तो अब आप क्या करेंगे, अब आपकी इस डिसीजन बाउंड्री के मुताबिक ये जो है वो रेड क्लास के साथ बिलोंग कर रहा है। हालांकि अगर विजिबली आप इसको देखें तो ये जो है वो ब्लू क्लास स्टार के साथ बिलोंग करता है। तो अगर आप सी को पिक करते हैं जो मैक्सिमाइज कर रहा है डिस्टेंस को, तो आप उस हायर मार्जिन होने की वजह से आपकी क्लासिफिकेशन बेहतर हो जाती है, आपका एरर रेट कम हो जाता है। तो ये हायर मार्जिन को रखने का मकसद है। अच्छा, अब इसमें से अगर आप लोग सोचें पॉज करके कि कौन सी डिसीजन बाउंड्री बेहतर है इस पर्टिकुलर एग्जांपल में, बी या ए, तो अगर आप अब जो पिछले आइडिया के ऊपर सोचें तो आप कहेंगे कि बी बेहतर है। लेकिन एक्चुअली में इस पॉइंट पे हमें ये देखना भी होता है साथ साथ कि हमने वो वाला हाइपर प्लेन देखना है जिससे एरर रेट कम से कम हो। तो हम सपोर्ट वेक्टर्स भी उसी हिसाब से पिक करेंगे जो कि ये वाला पॉइंट और इन दो पॉइंट्स के दरमियान में जो पैरेलल लाइन ड्रॉ होगी उसके सेंटर में जो बनेगा, तो हम ए को एज हाइपर प्लेन सेलेक्ट करेंगे ना कि बी को। हालांकि बी आपके हिसाब से ज़्यादा विजुअली दोनों को क्लियरली सेपरेट आउट कर रहा है, लेकिन यहाँ पे सिर्फ हमने इस चीज़ पे नहीं जाना होता, हमने अपने एरर को भी देखना होता है कि जहाँ पे हमारा कम से कम एरर हो और जो मार्जिन है वो मैक्सिमाइज हो जाए। इसी तरह से अब यहाँ पे जो है एग्जाम्पल नंबर बी में देखें, तो एग्जाम्पल नंबर बी में हमारे पास जो है वो रेड पॉइंट्स इधर हैं और ब्लू इधर है, लेकिन एक ब्लू पॉइंट जो है वो यहाँ पे भी लाई कर रहा है। तो जिसका मतलब ये है कि ये आउटलायर है। अब यहाँ पे आप सिंपल एक स्ट्रेट हाइपरप्लेन से इनको सेपरेट आउट नहीं कर सकते, या तो आपने इसको अगर शामिल करना है तो फिर आप ये कर्व कुछ इस तरह से आपका बनेगा जो कि इन दो क्लासेस को सेपरेट आउट कर रहा होगा। लेकिन ये कि अगर इस तरह का कोई आउटलायर है तो एसवीएम उसको भी इग्नोर कर सकता है। अगर आपने नॉन लीनियर कर्नल का इस्तेमाल नहीं किया हुआ तो आप स्ट्रेट लाइन से जो है वो इनको सेपरेट आउट करेंगे, तो ये आपका जो है वो हाइपर प्लेन बन जाएगा। अब क्वेश्चन नंबर 3 ये है कि अगर इस तरह की शक्ल आ जाती है तो यहाँ पे अब आपका एसवीएम क्या करेगा। तो क्योंकि लीनियर हाइपर प्लेन तो नहीं बनेगा, तो इसका मतलब है कि नॉन लीनियर हाइपर प्लेन अगर बनाए तो कुछ इस तरह से बनेगा। लेकिन
हम अगर नॉन लीनियर हाइपरप्लेन बनाने की हमारे पास ऑप्शन नहीं है तो अब हम क्या करें, उसका भी एक सोल्यूशन है, वो देखते हैं। होता ये है, या एक जो एसवीएम एक ट्रिक इस्तेमाल करती है वो ये कि आपका अगर कोई डाटा इस शक्ल में है जो कि आपको नज़र आ रहा है कि लीनियरली सेपरेबल नहीं है, तो क्यों ना हम उसका जो अगर डायमेंशन सिस्टम चेंज करके देखें। अगर अभी ये 2 डायमेंशन में है तो मैं इसको अगर 3 डायमेंशन में ले जाऊं और उस 3 डायमेंशन के अंदर जो पॉइंट्स हैं वो कुछ इस तरह से शो होना शुरू हो जाए। जैसे अगर मैं इसको ड्रॉ करूं 3 डायमेंशन में, तो जो आपके सर्कल्स हैं वो इस तरफ आ जाएंगे और आपके स्टार्स टॉप पे चले जाएंगे। तो मैं इनके दरमियान में 3 डायमेंशन में एक प्लेन ड्रॉ करके इन दो क्लासेस को सेपरेट आउट कर सकती, जबकि 2 डायमेंशनल में वो लीनियरली सेपरेबल नहीं थे और 3 डायमेंशन में वो लीनियरली सेपरेबल हो गए हैं। ये जी क्या है, ये फंक्शंस क्या है, इसकी सारी डिस्क्रिप्शन बाद में आएगी, लेकिन सिर्फ एक आइडिया हल्का सा आपको दे रहे हैं कि अगर तो कोई ऐसा जो आपके पास डाटा है जो कि सेपरेबल नहीं है इन सर्टेन डायमेंशन, तो आप उसमें ज़्यादा डायमेंशन ऐड करके उसको देखें कि वो उन डायमेंशन उस सिस्टम में, उस कोऑर्डिनेट सिस्टम में क्या वो सेपरेट आउट हो रहा है कि नहीं हो रहा है यूजिंग लीनियर क्लासिफिकेशन। तो अगर तो वो हो रहा है तो फिर वो वहाँ पे क्लासिफिकेशन हो जाएगी। जैसे और यही जो कंसेप्ट है ना, ये कर्नल का कंसेप्ट है। कर्नल वो आर्मी वाला कर्नल नहीं, यहाँ पे ये कंसेप्ट है कि अगर आपका कोई जो सिस्टम, जैसे ये एग्जांपल है, ये लीनियरली क्लासिफाई नहीं हो रहे थे, तो इसमें ज़्यादा डायमेंशन ऐड करके इनको 3 डायमेंशन में कोई एक फंक्शन लगा के, कोई ट्रांसफॉर्मेशन फंक्शन लगा के उनको इस शक्ल में ले आए, तो आपके पास ये लीनियर क्लासिफिकेशन के ऊपर हो गए। अब जो आपके पास कर्नल्स हैं, वो ट्रिक्स जो कि ये कन्वर्जन करती हैं, वो मल्टीपल एल्गोरिदम्स हैं, हमारे पास मल्टीपल टेक्निक्स हैं जिसमें लीनियर, आरबीएफ, पॉली, इस तरह की सारी चीज़ें आती हैं। तो आप वो यूज़ करें तो आपका काम हो जाएगा। इसकी डिस्कशन भी इंशाल्लाह आगे आएगी। अच्छा, अब हम उस तरफ जाने लगे, उस आइडिया की तरफ कि ये आइडिया डेवलप कैसे हुआ और हम किस तरीके से जो है वो क्लासेस को सेपरेट आउट कर सकते हैं मैक्सिमम मार्जिन बना के। अब इसको समझने के लिए हमारे पास दो बातें हैं जो कि जिनको समझना ज़रूरी है। एक तो लैग्रांज मल्टीप्लायर्स, इसकी अंडरस्टैंडिंग होना आपके लिए लाजमी है। अगर आपने कैलकुलस में नहीं पढ़ा हुआ तो मैं इसको थोड़ा सा कवर भी करूँगी अगली स्लाइड्स में, ताकि आपको एक आइडिया दे सकूं। और ऑप्टिमाइजेशन प्रॉब्लम, ये दो बातें आपको पता होंगी तो इनशाला आपको ये बात समझ में आ जाएगी कि ये कैसे ड्राइव हुआ था। तो हमारा जो एसवीएम का गोल क्या होगा, जैसे हमने न्यूरल नेट्स पढ़े थे, तो एसवीएम में हमारे पास क्या होगा कि हमारे पास इनपुट और आउटपुट होंगे। इनपुट हमारे पास क्या है, ट्रेनिंग सैंपल्स, वो सैंपल जो आपने देखा था कि वो ड्रॉ हुए हुए थे और उनके फीचर्स कुछ स्पेसिफिक x1 x2 x n होंगे। मे बी x1 फीचर इधर ड्रॉ हुआ हो, x2 इधर हुआ हो और ये पॉइंट आपने ड्रॉ कर लिया हो। तो अब आउटपुट जो है उसमें हमारे पास y आएगा। y ऑब्वियसली क्या होगी, क्लासिफिकेशन होगी। और इनपुट फीचर्स आपको पता है हमारे ज़्यादा हो सकते हैं। अब आउटपुट में हमने एक चीज़ एक्सपेक्ट करनी है। अच्छा, ये जो सॉरी ये आउटपुट है, ये क्लास है आपके डेटा पॉइंट की, इनपुट और आउटपुट क्लास, ये आपके ट्रेनिंग सैंपल्स हैं जो आपको पता है पहले से। आउटपुट में हमें क्या चाहिए, आउटपुट में हमें वेट्स चाहिए, हर फीचर के अगेंस्ट वेट्स चाहिए जो कि आपकी फाइनल आउटपुट को प्रेडिक्ट करने के लिए इस्तेमाल हो रहे हैं। जैसे न्यूरल नेट्स में होता था ना कि हम W1 W2 W3 हर जो है वो जो कनेक्शन है उसका वेट फाइंड आउट करते थे और फिर देखते थे कि वो उसके हिसाब से आउटपुट क्या आ रही है। इसी तरह से यहाँ पे भी हम वेट्स फाइंड आउट करते हैं हर एक फीचर के अगेंस्ट कि इसकी क्या कंट्रीब्यूशन है, और फिर इसको हम वाई प्रेडिक्ट करने के लिए जो है वो इस्तेमाल करते हैं। अब डिफरेंस क्या है कि हम जो वी यूज द ऑप्टिमाइजेशन ऑफ मैक्सिमाइजिंग द मार्जिन टू रिड्यूस द नंबर ऑफ बिट्स दैट आर नॉन जीरो टू जस्ट फ्यू दैट कॉरस्पॉन्ड टू द इम्पॉर्टेंट फीचर्स। इसमें बात ये की जा रही है कि हम जैसे न्यूरल नेट्स में तो हमें हर लिंक का वेट जो है वो मालूम करना पड़ता था, लेकिन एसवीएम में हमारे पास हर फीचर को इम्पोर्टेंस हम नहीं देंगे। हम क्या करेंगे, सिर्फ उन्हीं को इम्पोर्टेंस देंगे, उन्हीं के वेट्स को इम्पोर्टेंट देंगे जो कि हमारे सपोर्ट वेक्टर्स होंगे,
जिसका मतलब यह है कि जो डिसीजन को फॉर्म करने में कंट्रीब्यूट कर रहे हैं, जो कि हमारे सपोर्ट वेक्टर्स हैं, यही डिसीजन बाउंड्री बनाने में कंट्रीब्यूट कर रहे हैं, हम इन्हीं को ही वेट देंगे और बाकी सबको हम ज़ीरो देंगे, क्योंकि इन पॉइंट्स की कोई कंट्रीब्यूशन नहीं है। अगर इस पॉइंट को शिफ्ट करके मैं इधर से इधर कर देती हूँ, इस हाइपर प्लेन की ड्राइंग के ऊपर कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। लेकिन फ़र्क किससे पड़ेगा? सपोर्ट वेक्टर्स की अगर मैं जगह बदल देती हूँ तो उससे मेरा हाइपर प्लेन भी चेंज हो जाएगा। तो इसके वेट्स की कैलकुलेशन में हमें ज़्यादा दिलचस्पी होगी। अब हम आते हैं आहिस्ता आहिस्ता डेरिवेशन के ऊपर। तो हमने जो सवाल पीछे जिसका आंसर बार बार दिया है कि विच पॉइंट्स शुड इन्फ्लुएंस ऑप्टिमैलिटी। ऑप्टिमैलिटी का मतलब क्या है? आइडियल सोल्यूशन की तरफ हमने जाना है। आइडियल सोल्यूशन का क्या मतलब है? टू मैक्सिमाइज द मार्जिन। हमने मार्जिन जो सबसे ज़्यादा बढ़ाता है वो हमारे पास आइडियल सोल्यूशन होगा। तो हमारा आइडियल सोल्यूशन पे क्या चीज़ें असर डालती हैं? सपोर्ट वेक्टर्स असर डालते हैं। ठीक है, पहली चीज़ तो ये हो गई। दूसरी बात ये हो गई कि चलें लेट्स सपोज हमने जो क्लासेस, एक हाइपर प्लेन हमने फाइंड आउट कर दिया है, हमारे पास कुछ क्लासेस जो कुछ डाटा पॉइंट्स इधर हैं, कुछ डाटा पॉइंट्स इधर हैं, और ये हमारा हमारा हाइपर प्लेन आ गया। तो अब अगर कोई अननोन डाटा पॉइंट आ जाता है, लेट्स से वो अननोन डाटा पॉइंट यू है, वो वेक्टर ज़ाहिर है ये सारे वेक्टर्स हैं, तो ये भी एक वेक्टर आ गया। तो अब इसको आपने क्लास जो है वो कैसे असाइन करनी है, ये कैसे बताना है कि ये यू है। हमने अब क्या करना है, अब आपने ध्यान से सुनना है। हमने एक वेक्टर लेना है w, और वो जो w वेक्टर है इट इज़ परपेंडिकुलर टू द हाइपरप्लेन, जिसका क्या मतलब है कि लेट्स से ये आपके हाइपरप्लेन था और ये आपका अननोन पॉइंट आ गया। अब आपने एक w फाइंड आउट करना है जो कि इसके परपेंडिकुलर है, जिसका मतलब है लेट्स से ये ले लिया, यहाँ से ये आपने ड्रॉ किया। ये अगर w था तो ये w वेक्टर आपके पास ड्रॉ हो गया। इसको अगर आप ड्रॉ करें तो ये इसके परपेंडिकुलर, जो आपका हाइपर प्लेन के परपेंडिकुलर होना चाहिए, ये एक बात है। अगर तो w का डॉट प्रोडक्ट वेक्टर u के डॉट प्रोडक्ट, जो उसकी जो वैल्यू है, उसका जो आंसर है वो बड़ा या छोटा है किसी स्पेसिफिक कांस्टेंट से, तो हम कहेंगे पॉजिटिव क्लास है, अदरवाइज हम कहेंगे कि नेगेटिव क्लास है। जिसका क्या मतलब है? पहली बात आपको ये समझनी पड़ेगी कि डॉट प्रोडक्ट से मतलब क्या होता है। हमें ये पता है कि जब हम डॉट प्रोडक्ट करते होते थे दो वेक्टर्स का, जैसे ये u है और ये लेट्स से w है, और मैं आपको कहती हूँ कि u w और u का जो है वो आपने डॉट प्रोडक्ट लेना है, तो हम ये कहते थे कि हम इसको हम एक्सटेंड करते हैं और इसको एक्सटेंड करते हैं, और इसका जो है वो एक कंपोनेंट यहाँ पे हम गिराते हैं, और ये वाला कंपोनेंट जो बन जाएगा u कॉज ऑफ थीटा बन जाएगा। और u कॉज ऑफ थीटा को अगर मैं जो है वो w से मल्टीप्लाई करूँ तो फिर वो मेरा जो है वो डॉट प्रोडक्ट बन जाएगा। ठीक है, क्योंकि ये जो वैल्यू है, ये जो कंपोनेंट है u का, ये u कॉज ऑफ थीटा बनता है। तो डॉट प्रोडक्ट का जो एक्चुअल फार्मूला जब आप देखते थे तो वो कुछ यूं होता था, ये u कॉज ऑफ थीटा, ये वैल्यू जो है वो बनती थी डिवाइडेड बाय सम वैल्यू, जो कि एक हमारा वो फैक्टर होता है, नॉर्मलाइजेशन फैक्टर होता है, तो वो कुछ भी हो सकता है। तो अब ये डॉट प्रोडक्ट की जब एक्चुअल वैल्यू होती है, तो जब हमने u और w का डॉट प्रोडक्ट लिया, तो इसका मतलब यह है कि वो भी इसी लाइन के ऊपर कोई एक एक वेक्टर का वैल्यू ही आ रही होगी, कोई मैग्नीट्यूड आ रहा होगा, क्योंकि वो इसी लाइन के ऊपर ही मल्टीप्लाई हो रहा है। क्योंकि ये तो आपका u है और इसका आपने कंपोनेंट इसके ऊपर गिराया, तो ये दोनों मल्टीप्लाई हुए और एक वैल्यू इस तरह की तर्ज के ऊपर आ गई। अब ये जो डिसीजन है वो किस बात पे लिया जाए कि ये जो वैल्यू है, अगर ये वैल्यू इतनी बड़ी हो जाती है कि ये इस डिसीजन बाउंड्री को क्रॉस कर दे, तो हम कहेंगे वो ये वाली क्लास है। अगर ये वैल्यू एक पर्टिकुलर थ्रेशहोल्ड से नीचे है, तो इसका मतलब है कि वो ये वाली क्लास है। यही सेम बात यहाँ पे की गई है कि इफ डॉट प्रोडक्ट ऑफ w एंड वेक्टर u इज ग्रेटर देन इक्वल टू सम कांस्टेंट c, अगर वो किसी कांस्टेंट से बड़ा हो जाता है तो हम कहेंगे कि वो पॉजिटिव क्लास से बिलोंग करता है, और अदरवाइज हम कहेंगे कि वो जो है वो नेगेटिव क्लास से बिलोंग करता है। तो जो हमारे पास डिसीजन क्या बन रहा होगा, हमारे पास जो इक्वेशन है वो सिंपल ये बन रही होगी कि इफ u डॉट w या w डॉट u is greater than or equal to some constant c, तो then it is plus class,
और अदरवाइज इट इज नेगेटिव क्लास। ठीक है। और अगर इसी सेम इक्वेशन में हम c को अगर दूसरी तरफ ले जाएं सिंप्लिसिटी के लिए, तो यहाँ पे मैं माइनस सी लिख के इक्वल टू ग्रेटर देन 0 कर दूं, और इसको माइनस सी लिखने के बजाय माइनस सी को मैं अगर b कह दूं, तो w डॉट u प्लस बी इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0। अगर तो इनका डॉट प्रोडक्ट प्लस सम b कुछ भी हो सकता है, कोई भी ऐसा कांस्टेंट हो सकता है जिसकी वजह से फैसला होना है कि क्लास क्या है, तो वो इन दोनों का सम जो है अगर ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है, तो इसका मतलब है कि वो एक पर्टिकुलर क्लास है, अदरवाइज वो दूसरी क्लास। ठीक है। होपफुली आपको बात समझ आ गई होगी। लेकिन अब यहाँ पे जो आप गौर करें तो दो चीज़ें जो कि आपके डिसीजन में, फैसले में जो है वो किरदार अदा करें, वो क्या है कि डब्ल्यू कहाँ से लेके आना है, क्योंकि परपेंडिकुलर तो इस हाइपर प्लेन पे बहुत सारे हो सकते हैं। वो कौन सा वेक्टर है ये अब हमें तो नहीं पता कि वो डब्ल्यू कौन सा परपेंडिकुलर हमने पिक करना है। दूसरी बात ये कि ये बी कांस्टेंट कहाँ से लेके आना है, ये भी बहुत इसकी इसकी वैल्यू भी हो सकती है, बहुत सारी हो सकती हैं। तो अब इन दोनों को मालूम करने के लिए फिर हमें थोड़ी सी और टेक्निक्स जो हैं वो इस्तेमाल करनी पड़ेंगी। तो अब देखते हैं कि वो क्या करना है। तो डब्ल्यू और बी की सिलेक्शन के ऊपर अब हम देखने जा रहे हैं। तो हमें एक बात तो समझ में आ गई कि ये है। अब हम क्या करेंगे, हम डब्ल्यू और बी की डेरिवेशन पे जाने के लिए हम अपने सिस्टम में कुछ कॉन्स्ट्रेंट्स ऐड करेंगे, कोई पाबंदियाँ लगाएंगे। और पाबंदियाँ किस तरह की होंगी कि हम कहते हैं, लेट्स से उसको मार्जिन बनाने के लिए ना डिसीजन बाउंड्री के इर्द गिर्द दो लाइंस हमने क्रिएट करनी है। तो वो करने के लिए हम थोड़ा सा ना कोई कॉन्स्ट्रेंट्स ऐड करना चाह रहे हैं। तो उसमें हमने ये कहा कि अगर मैं W को X के साथ कोई भी ऐसा सैंपल जो कि पॉजिटिव सैंपल हो X, वो मैं पिक करूं, और उसको मैं W के साथ डॉट प्रोडक्ट लूं और उसमें मैं B को ऐड कर दूं, तो वो जो है 1 से बड़ा होना चाहिए। ठीक है। बी में ऐड करूं पॉजिटिव सैंपल को, ये तभी होगा ना ताकि, क्योंकि वो उसने लाइन के एक तरफ जाना है, डिसीजन बाउंड्री तभी पॉसिबल है, और उसके लिए ही हम ये सारा काम करें। इसी तरह से अगर मैं ये कह दूं कि अगर तो नेगेटिव सैंपल आता है और उससे डॉट प्रोडक्ट हो और उसमें बी ऐड हो जाए, तो वो वैल्यू जो है वो -1 से कम होनी चाहिए। अब इससे क्या फ़ायदा होगा, इससे फ़ायदा ये होगा कि आपकी ये जो मार्जिन हैं ये ड्रॉ हो जाएंगे। अगर आप इन इक्वेशंस को लिखें तो ये कुछ इस तरह की साइड वाली मार्जिन की डेफिनेशन बन रहे होंगे कि इस लाइन से पीछे पीछे सारे वो क्लास होंगे, इस लाइन से दूसरी तरफ सारी दूसरी क्लास को बिलोंग कर देंगे। तो ये हमारी कॉन्स्ट्रेंट्स हैं जो कि मार्जिन बनाने के लिए हमने इस्तेमाल किए हैं। अब इसको बजाय लहदा लहदा लिखने के हम कोई जनरलाइज्ड फॉर्म बना लेते हैं इसकी, ताकि हमें आगे जाके हमारे फार्मूलाज को सिंप्लीफाई करने में आसानी हो जाए। अब वो जनरलाइज्ड फॉर्म क्या है, हम ये करते हैं कि हम एक इक्वेशन ये बना देते हैं y ऑफ i, जिसमें हम w डॉट x ऑफ i कोई भी सैंपल हो सकता है प्लस x सब i सॉरी प्लस b इज ग्रेटर देन इक्वल टू 1। अब वाई आई क्या है, वाई आई जो है वो तब +1 होगा अगर सैंपल पॉजिटिव है, और वाई आई तब -1 होगा जब सैंपल नेगेटिव है। अब ये चीज़ जो इक्वेशन है ये वाली, ये एग्जैक्टली ट्रांसलेट कर जाएगी इन्हीं सेम दो कॉन्स्ट्रेंट्स के ऊपर। किस तरह से, सो अज्यूम करें कि आपका सैंपल आता है पॉजिटिव सैंपल, तो अगर सैंपल पॉजिटिव है तो वाई ऑफ आई की वैल्यू प्लस हो जाएगी, तो ये इक्वेशन आपकी क्या बन जाएगी, डब्ल्यू वेक्टर डॉट एक्स सब आई प्लस बी इज ग्रेटर देन इक्वल टू 1। ये सेम इक्वेशन बन गई जो कि ये थी, यही सेम कॉन्स्टेंट हो गई। अगर तो आपका एक्स सब आई जो है वो नेगेटिव सैंपल हो जाता है, जिसका मतलब ये है कि अब हमारे पास जो वाई ऑफ आई है वो -1 होगा। तो हम इसी सेम इक्वेशन में अब -1 को पुट करेंगे, तो हमारे पास आ जाएगा डब्ल्यू डॉट एक्स सब आई माइनस बी इज ग्रेटर देन इक्वल टू 1। अब अगर ये चीज़ आ गई और मैंने बोथ साइड्स को माइनस से मल्टीप्लाई कर दिया, तो आपको पता है अगर इनइक्वालिटी में बोथ साइड्स को माइनस से मल्टीप्लाई करें तो उसकी जो डायरेक्शन है वो चेंज हो जाती है। तो मैं बोथ साइड्स को जब ये करूँगी एक्स सब आई प्लस बी लेस देन इक्वल टू -1, तो ये जो इक्वेशन है इट इज सेम एज द सेकेंड इक्वेशन, जिसका मतलब है कि ये जो हमने इन दोनों कॉन्स्ट्रेंट्स को एक ही कॉन्स्ट्रेंट में इस तरह से ट्रांसलेट कर दिया है, और हमने वाई आई का वेरिएबल इंट्रोड्यूस कर लिया ताकि एक जनरल इक्वेशन बन जाए जो हम आगे आराम से इस्तेमाल कर सकें।
तो इसी तरह से जैसे हमने पहले वो सी को उधर ले गए थे ताकि इक्वेशन जो है वो ज़ीरो की शक्ल में आ जाए, हमारी कॉन्स्ट्रेंट्स इक्वल टू ज़ीरो की शक्ल में अगर आ जाएंगी तो आगे जाके फार्मूलाज में पुट करने में आसानी होगी। हम -1 को इस तरफ ले जाएं तो हमारे पास जो हमारी कॉन्स्ट्रेंट है वो ये बन जाती है। ठीक है, तो अब इस कॉन्स्ट्रेंट को अगर आप ऑब्जर्व करें तो जब ये बिल्कुल इक्वल टू ज़ीरो होती है तो ये वो वाली वैल्यूज़ के लिए बात है जो गटर पे लाई करती हैं। तो अब ये गटर वो वाला गटर नहीं है, ये वाली लाइंस है। जब आपके पास जो आप फॉर्मूलाज में जो अपने डाटा पॉइंट की वैल्यू अगर प्लेस करें तो इस तरह से ये इक्वेशन डिज़ाइन हुई हुई है कि आपके पास ये वो वाली वैल्यूज प्रोवाइड करेंगे जो कि सपोर्ट वेक्टर या गटर के ऊपर जो पॉइंट्स लाई करते हैं ये उनके ऊपर ये बिल्कुल वैलिडेट करेगी। यानी ये वाला पॉइंट अगर आप पिक करें और आप इसमें एक्स ऑफ आई की जगह रिप्लेस कर दें तो ये जो वैल्यू है ये ज़ीरो के बराबर आएगी। ठीक है, अदरवाइज जो है वो बाकी वैल्यू ऊपर या नीचे उसी हिसाब से एडजस्ट होंगी। तो ये जो है इसको हम कॉन्स्ट्रेंट कहेंगे अपनी, और इसी कॉन्स्ट्रेंट को हम आगे इस्तेमाल करेंगे। और इसको हम कॉन्स्ट्रेंट इसलिए कह रहे हैं कि हमने ये पाबंदी लगा दी है कि इस रीजन के अंदर कुछ लाई नहीं करना चाहिए। अगर कोई क्लास आएगी तो वो इस तरफ चली जाएगी, अगर दूसरी क्लास आएगी तो वो इस साइड पे चली जाएगी। अब ये देखना कि जो हमारे पास स्ट्रीट के गटर्स हैं इनके दरमियान में डिस्टेंस जो है वो कैसे फाइंड आउट करना है। तो वो डिस्टेंस तो अगर मैं वैसे भी ऑब्जर्व करूं तो आपका अगर ये डाटा पॉइंट एक सपोर्ट वेक्टर है और ये सपोर्ट वेक्टर ये है। ठीक है, ये लेट्स से इस तरह से हो गया, एक लाइन ये ड्रॉ हुई है और एक लाइन ये ड्रॉ हुई है, ये एक सपोर्ट ये हो गया। अब अगर मैं ये एक वेक्टर था मैंने इसको पिक किया, ये एक वेक्टर था मैंने इसको ड्रॉ किया। लेट्स से दिस इज x2 और दिस इज x1, तो इन दोनों के दरमियान में जो डिस्टेंस है वो किसके इक्वल होगा? इट वुड बी बेसिकली x2 माइनस x1। ये जो लाइन है वो ये होगी, लेकिन एक्चुअली में डिस्टेंस तो ये नहीं है। डिस्टेंस जो है वो है जो कि ये होगा दिस थिंग, जो कि यहाँ से इसके परपेंडिकुलर लाइन, क्योंकि आपने बिल्कुल स्ट्रेट लाइन डिस्टेंस लेना है तो वो ये डिस्टेंस बनेगा। अब अगर आप इसको देखें तो ये अगेन डॉट प्रोडक्ट बन रहा है, क्योंकि परपेंडिकुलर जो है वो हमें पता था हमारा W है। तो अगर हम इस वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट ले लें इसके साथ तो जो इसकी वो ट्रांसलेशन बनेगी कुछ उसी तर्ज के ऊपर इसका जो है वो मैग्नीट्यूड निकलेगा। लेकिन उसको भी अभी देख लेते हैं कि वो किस तरह से निकलता है, आगे जाके इसकी तफसीलात फिर बताऊंगी आपको। तो अब यहाँ पे इसके हिसाब से अगर आप देखें तो आपको पता है कि आपकी एक साइड ये है। ठीक है, ये सपोर्ट वेक्टर की इक्वेशन है जहाँ पे हमने कहा था कि w डॉट एक्स सब आई प्लस बी माइनस वन इज इक्वल टू ज़ीरो, जब हम y ऑफ i की बात कर रहे थे, क्योंकि ये गटर की वैल्यूज़ हैं जो गटर पे सपोर्ट वेक्टर्स हैं। तो हमने इन्हीं के दरमियान का जो है वो चूंकि डिस्टेंस फाइंड आउट करना है तो हम इन्हीं की इक्वेशंस को सिंपल यूज़ करेंगे। तो अगर तो मैं उसकी पहली वाली इक्वेशन को यूज़ करूं तो वो ये बनेगी, अगर मैं नेगेटिव सैंपल के लिए यूज़ कर लूं तो वो ये बन जाएगी। तो जिसका मतलब है कि मुझे दोनों सपोर्ट वेक्टर्स की जो है वो लाइन पता चल गई है। अब अगर मैं इन दोनों को सब्ट्रैक्ट करती हूँ तो मेरे पास ये आ जाएगा, माइनस माइनस वो हो जाएगा तो b कैंसिल आउट हो जाएंगे और x1 माइनस x2 आ जाएगा, और यहाँ पे हमारे पास क्या हो जाएगा, ये प्लस हो जाएगा तो यहाँ पे 2 आ जाएगा। अब अगर मैं बोथ साइड्स को जो है वो इसके इस वेक्टर के मैग्नीट्यूड से डिवाइड कर देती हूँ तो मेरे पास कुछ ये शक्ल निकल आएगी। ठीक है, इस शक्ल को आप याद रखें, और ये शक्ल क्या है इसको अगली स्लाइड में मैं आपको बताती हूँ। अच्छा, तो जो मैंने आपको शक्ल याद रखने का कहा है वो यहाँ पे मैंने लिखी हुई है, उसको थोड़ा सा मैं क्लियरली लिख देती हूँ। और ये विड्थ क्यों बन रही है इसको भी हम देख लेते हैं। मैं फ़िलहाल ये कहती हूँ कि मेरी जो विड्थ है इट इज़ इक्वल टू एक्स प्लस माइनस एक्स माइनस, यानी पॉजिटिव सैम्पल माइनस multiply by a dot product with the w vector divided by the magnitude of this thing।
अब अगर इस चीज़ को आप देखें तो ये जो है वो यूनिट वेक्टर बनता है। जब हम किसी वेक्टर को उसके मैग्नीट्यूड से डिवाइड कर दें तो वो यूनिट वेक्टर है। और विड्थ क्या चीज़ होगी, ये किस तरह से हम इस फॉर्मूले की तरफ आए। पहले तो हम सिर्फ यूजिंग इक्वेशंस आ गए थे, अब मैं आपको वैसे ही थ्योरेटिकली भी बताने लगी हूँ कि हम क्यों इसके ऊपर आए। सो लेट्स से ये हमारे पास सपोर्ट वेक्टर हमारा थे, जिसकी बेस के ऊपर जो है वो हमारा हाइपर प्लेन इसके दरमियान में ड्रॉ हो रहा था। अब ये एक वेक्टर बना आपके पास, इसी तरह से ये भी एक वेक्टर बना। जैसे मैंने पहले बताया कि इन दोनों के जो डिफरेंस है हमारे पास वो बनता है, अगर दिस इज अवर x1 और दिस इज अवर x2, या फिर ये x माइनस और ये x प्लस कह दें, तो हमारे पास ये बन जाएगा, ये वाला जो वेक्टर मैंने ड्रॉ किया दिस वुड बी x प्लस माइनस x माइनस, ये वाला वेक्टर पूरा बन जाएगा आपके पास। तो अब इस ये हमें लेंथ क्या चाहिए, हमें इस चीज़ की लेंथ चाहिए, इतने पॉइंट डिस्टेंस की। और ये जो डिस्टेंस है ये आपको पता है कि इस हाइपरप्लेन के परपेंडिकुलर लाइन है। तो अगर हम यूनिट वेक्टर, और ये जो परपेंडिकुलर आपको पता है हमारे पास w का वेक्टर था जो कि हाइपरप्लेन के परपेंडिकुलर था। अगर तो हम यूनिट वेक्टर को x2 माइनस x1 से मल्टीप्लाई कर देते हैं तो हमारे पास उसकी विड्थ, ये वाली विड्थ आ जाएगी। जो मैग्नीट्यूड है, जो आपको पता है डॉट प्रोडक्ट लेने से हमें इसका मिल जाता है। तो एग्जैक्टली यही काम हमने यहाँ पे किया कि हमने जो डिफरेंस वेक्टर है उसको हमने जो है वो यूनिट वेक्टर से मल्टीप्लाई किया, और हमने एक्सपेक्ट किया कि हमें जो है वो हमारे पास हाइपरप्लेन की विड्थ मिल जाएगी। अब ये जो चीज़ है ये क्या चीज़ है, इसको अगर आप एक्सपैंड करें तो बेसिकली अगर मैं मैग्नीट्यूड को बाहर ही रहने दूं तो ये डॉट प्रोडक्ट किसके साथ बन रहा है, पॉजिटिव सैंपल का इसके साथ भी, और फिर हमारे पास नेगेटिव सैंपल का इसके साथ भी, और मैंने अभी मैग्नीट्यूड को बाहर ही रहने दिया। ठीक है, अब हमें ये वाली वैल्यू चाहिए और ये वाली वैल्यू चाहिए। यहाँ पे अब हमारे पास किरदार आएगा हमारी कॉन्स्ट्रेंट का, और कॉन्स्ट्रेंट हमारे पास क्या थी, हमने इक्वल टू ज़ीरो वैल्यू पिक करनी है। क्यों, क्योंकि ये सपोर्ट वेक्टर्स हैं और ये गटर के ऊपर लाई कर रहे हैं, तो हमें पता है कि वो जो लाइन की इक्वेशन है उसमें वो ज़ीरो के इक्वल जो है वो होंगे। तो अगर इसके इक्वल होंगे तो पॉजिटिव सैंपल के लिए हमें पता है कि वाई ऑफ आई पॉजिटिव होगा, तो हमारे पास डब्ल्यू डॉट एक्स आई प्लस बी माइनस बी बचेगा इक्वल टू ज़ीरो। तो ये वाली वैल्यू हमें चाहिए, और ये वाली वैल्यू हमारे पास किसके इक्वल हो जाएगी, दिस वुड बी वन माइनस बी, क्योंकि हम इनको दूसरी तरफ ले जाएं तो ये बन जाएगी। इसी तरह से जब हम नेगेटिव सैंपल की बात करेंगे तो y हमारे पास माइनस हो जाएगा, तो जो फॉर्मेशन बनेगी x नेगेटिव सैंपल की वो हमारे पास कुछ u बन जाएगी। ठीक है, तो इधर जो है अब जो इसको हम देखें तो ये हमारे पास -1 और -b, और -1 आपके पास आ जाएगा। तो यहाँ पे दिस वैल्यू वुड बी इक्वल टू -b -1, ये इसके इक्वल आ जाएगा आपके पास। तो अब जब ये चूंकि इसके बराबर आ गई है तो हमारे पास इसको अगर आपने हमें एक्चुअली में फाइंड क्या करना था, हमें उसको माइनस करना है। ठीक है, अब मैं इसमें चलें रिप्लेस करके पहले बता देती हूँ। तो ये जो विड्थ है दिस विड्थ इज इक्वल टू इसकी वैल्यू क्या थी, 1 माइनस बी, मैंने 1 माइनस बी लिख दिया, माइनस हमारे पास x माइनस डब्ल्यू जो कि ये वाली वैल्यू है, और इसको ये वाली वैल्यू बनती है, तो जब माइनस करेंगे तो ये दोनों प्लस हो जाएंगी, और मल्टीप्लाई बाय 1 ओवर दिस थिंग, और ये हमारे पास बन जाएगी, ये दोनों कैंसिल आउट हो जाएंगे, और अगेन आपके पास ये वाली जो वैल्यू इसकी विड्थ की जो आ जाएगी। अब आपने देखा कि पहले जो है वो हमने सिंपल कॉन्स्टेंट्स को माइनस करके और मैग्नीट्यूड से डिवाइड करके यही सेम एक्सप्रेशन निकाला था, और अब हमने अलहदा से वेक्टर मल्टीप्लिकेशन करके विड्थ निकाल दी, और हमें पता है कि डॉट प्रोडक्ट जो है वो स्केलर वैल्यू होती है, तो विड्थ जो है वो स्ट्रीट की हमारे पास आ गई है जो कि स्केलर वैल्यू है। अब हमारा गोल क्या है, टू फाइंड द मैक्सिमम मार्जिन हाइपरप्लेन। तो हमारी कोशिश क्या होगी कि वी नीड टू मैक्सिमाइज दिस विड्थ। हमें क्या करना है, हमारा जो गोल है वो ये है कि विड्थ ज़्यादा से ज़्यादा होनी चाहिए, और जिसका मतलब ये है कि 2 बाय इस ये मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर डब्ल्यू, ये मैक्सिमाइज करने के लिए हमें इसको मिनिमाइज करना पड़ेगा, क्योंकि ये जितनी छोटी होगी वैल्यू, इन दोनों को 2 से डिवाइड होने के बाद ये उतनी बड़ी वैल्यू बन जाएगी। 2 जितना छोटा होगा उतनी ये एक्सप्रेशन जो है वो उतना बड़ा होता जाएगा। तो जिसका मतलब है कि टू मैक्सिमाइज द विड्थ वी नीड टू मिनिमाइज दिस थिंग, और टू मिनिमाइज दिस थिंग हम क्या करेंगे, हम इसको मिनिमाइज करने के बजाय हम इस चीज़ को मिनिमाइज करेंगे।
अब ये क्यों कर रहे हैं हम, उसकी वजह ये है कि 1/2 और स्क्वायर का साथ इंट्रोडक्शन करने से जो अगले फॉर्मूलाज हैं वो हमारे बहुत आसान हो जाएंगे सॉल्व करना। तो ये सिर्फ और सिर्फ मैथमेटिकल कन्वीनियंस है, जैसे हमने न्यूरल नेट्स में डेरिवेटिव के केस में पढ़ा था स्क्वायर्ड एरर्स, क्योंकि 2 लगाने से जो है वो आगे डेरिवेशन में आसानी होती है। तो अब आप यहाँ पे ये चीज़ नोट कर लें कि मैक्सिमाइज करने का मतलब ये है कि ये तकरीबन वही वाली बात आ जाएगी जब हम कहते थे कि हमने मिनिमा ढूंढना है और हमने अपनी कॉस्ट को मिनिमाइज करना है। तो यहाँ पे हम कहते थे ना कॉस्ट की मिनिमाइजेशन करनी है जिससे परफॉर्मेंस की मैक्सिमाइजेशन होती है। कॉस्ट कम होगी तो आपकी जो है वो इम्प्रूवमेंट ज़्यादा होगी। यहाँ पे भी एग्जैक्टली यही बात है कि जब हम विड्थ को मिनिमाइज करेंगे तो यहाँ पे थोड़े से मसाइल हमारे पास बढ़ेंगे, क्योंकि अब हमें कोई तरीका ढूंढना पड़ेगा इस फंक्शन को मिनिमाइज करने के लिए ताकि विड्थ जो है वो मैक्सिमाइज हो सके। ठीक है। अब लेकिन एक और चीज़ जो आपने याद रखनी है वो ये कि हमने जो हमारा अब ये सिंपल प्लेन मिनिमाइजिंग या मैक्सिमाइजेशन का फंक्शन नहीं है, ये कॉन्स्ट्रेंट है। कॉन्स्ट्रेंट का मतलब ये है कि हमने अब इस पे कुछ इनिशियली कॉन्स्ट्रेंट्स ऐड की थी ताकि जो है ना वो हमारी लाइंस इधर से उधर ना हो, हमारी स्ट्रीट्स जो के बीच में डिसीजन बाउंड्री रहे, वो कॉन्स्ट्रेंट हमारे पास ये थी। तो ये बिल्कुल सेम सिंपल तरीके से नहीं होगा। कॉन्स्टेंट्स के होते हुए फंक्शन को मिनिमाइज या मैक्सिमाइज करने के लिए एक डिफरेंट टेक्निक होती है जो हम आगे जाके देखते हैं कि वो क्या होती है। तो अब बेसिकली मैंने आपको बता दिया कि ऑप्टिमाइजेशन एक तो हमने करनी है, बेस्ट सोल्यूशन निकालना है, बेस्ट मार्जिन प्लेन निकालना है। दूसरा ये कि हमारे पास कॉन्स्ट्रेंट्स भी हैं। तो ये हमारे पास जो बन गए कॉन्स्ट्रेंट ऑप्टिमाइजेशन प्रॉब्लम बन गई है। ठीक है। तो अगर तो हमें अब ये मैं जो जुमला लिखा हुआ इसको मैं पढ़ देती हूँ कि इफ़ वी आर गोइंग टू फाइंड द एक्सट्रीमम ऑफ ए फंक्शन, जिसका मतलब है कि मिनिमा लोकल मिनिमा या मैक्सिमा विद कॉन्स्टेंट्स, अगर कॉन्स्टेंट्स आ जाए और आपने इसको मिनिमाइज करना हो तो फिर हमें लग्रांज मल्टीप्लायर्स जो हैं वो इस्तेमाल करने पड़ेंगे। ठीक है। यहाँ पे वो कैलकुलस का वो कंसेप्ट आएगा, दैट विल जनरेट अ न्यू एक्सप्रेशन विच कैन मैक्सिमाइज और मिनिमाइज विदाउट थिंकिंग ऑफ कॉन्स्टेंट्स एनी मोर। तो ये जो है वो हमारे एक्सप्रेशन को एक आसान से एक्सप्रेशन में कन्वर्ट कर देगा जहाँ पे हमें कॉन्स्टेंट्स की टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी और सिंपल हम एक फंक्शन के साथ ही जो है वो मैक्सिमाइज और मिनिमाइज कर सकेंगे और अननोन पॉइंट को उसकी क्लासिफिकेशन असाइन कर सकेंगे। ठीक है। तो अब इस तरह से काम करने से हमारे पास सिर्फ एक सिंगल ग्लोबल मिनिमम आएगा और वो जो सिंगल ग्लोबल मिनिमम है वही हमारा सोल्यूशन जो है वो होगा। चलिए समझने की कोशिश करते हैं अभी कि ये जो कॉन्स्ट्रेंट ऑप्टिमाइजेशन से मुराद क्या है। जैसे लेट्स से अगर आपको ये कहा जाए कि आपके पास एक फंक्शन ये है विच इज एफ इज इक्वल टू वाई एक्स स्क्वायर और आपने ऐसी वैल्यूज ढूंढनी है जो कि साथ ही साथ इस कॉन्स्ट्रेंट को भी सेटिस्फाई करे विच इज एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 1, जो कि हमें पता है कि यूनिट सर्कल की जो है वो इक्वेशन है। अगर आप उसको ड्रॉ करें तो ये कुछ इस शक्ल में हो रहा होगा। इसका मतलब है कि एक्स की और वाई की ऐसी वैल्यूज कि इनको सम करने से जो आउटपुट है वो 1 है, जो वो यूनिट सर्कल कुछ इस तरह के ऊपर हमारे पास ड्रॉ हो जाता है। हमें असल में चाहिए ये कि इसको प्लॉट करना और इसको प्लॉट करने के बाद ऐसी वैल्यूज जिसमें ये वाली चीज़ भी सेटिस्फाई कर रही हो तो वो वाली वैल्यूज जो है वो हमारी सोल्यूशन होगा। लेकिन उस सोल्यूशन जो सेट ऑफ सोल्यूशन जिसमें बहुत सारी चीज़ें होंगी उसमें से जो मैक्सिमम वैल्यू है उसका मतलब है कि हमने उसको मैक्सिमाइज कर दिया। अब इस फंक्शन को ड्रॉ करने का हमारे पास क्या तरीका हो सकता है। एक तो आपके पास पॉसिबिलिटी है कि आप एक्स और वाई की वैल्यूज चेंज करते रहें और फिर उससे जो है वो वाई की वैल्यूज जो है वो एक्सट्रैक्ट करते रहें। तो आपको पता है वाई को 1 सेट करने से सिंपल पैराबोलिक फंक्शन बन जाएगा विच इज एक्स स्क्वायर। तो यहाँ पे 4 आ जाएगा और 3 के केस में 9 एंड सो ऑन है। जब आप वाई को 2 सेट करेंगे तो उस केस में आपकी जो वैल्यू वाई इसको 1 रखने से यहाँ पे 2 हो जाएगा, इसको 4 रखने से इधर 8 हो जाएगा एंड सो ये बन जाएगी। लेकिन अब अगर आप इसको ड्रॉ करने की कोशिश करें तो ये 3 डायमेंशनल में ड्रॉ होगा क्योंकि एक एक्स होगा, एक वाई होगा, एक एफ की वैल्यू आपके पास होगी। तो इसको अगर आपने ड्रॉ करें तो कुछ ये शक्ल बनेगी, कुछ ये स्पेस आपकी ड्रॉ होगी। ठीक है, ये 3D में जो बात जा रही है। तो अब अगर इस पे कॉन्स्ट्रेंट भी आपने इस सारे जो ब्लू के ग्राफ के ऊपर जो आपने वैल्यू सारी ड्रॉ हुई है, अब इसमें से वो वाली वैल्यूज देखनी है जो कि कॉन्स्ट्रेंट को सेटिस्फाई कर रही है, जो कि ये वाली कॉन्स्ट्रेंट है।
और इसको जब हम इस रीजन पे ड्रॉ करते हैं तो हम ये देखें कि ये रेड कलर की जो लाइंस हैं, ये ड्राइंग ये बनेगी इस कॉन्स्ट्रेंट की ड्राइंग। तो बेसिकली इसके कुछ पॉइंट्स होंगे, ये इसके कुछ मिनिमम पॉइंट्स होंगे, ये मैक्सिमम पॉइंट्स है जहाँ पे ये मैक्सिमम वैल्यू इसकी आ रही है और ये भी इसका मिनिमम होगा एंड सो ऑन। तो ये जो रेड कलर में है ये टोटल सोल्यूशन होगा। और अगर आप कहें कि इसको मैक्सिमाइज करना है तो इसको मैक्सिमाइज करने का मतलब है कि जहाँ पे इसकी सबसे ज्यादा मैक्सिमम वैल्यू आ रही है। अब इसको इस तरीके से ड्रॉ करने से एक और आसान तरीका भी हमारे पास है, जो कि एक हल्का आइडिया हम पहले ले चुके हैं। वो है कंटूर मैप्स का, कंटूर लाइंस का, जहाँ पे हम अपने इस फंक्शन की कोई एक वैल्यू सेट कर देते हैं। हम कहते हैं लेट्स से f इक्वल टू 2, हम की जो एक लाइन है पर्टिकुलर, उसमें x और y को वेरी करके आप ड्रॉ कर लें। जैसे ये अगर लाइन है तो ये फिक्स लाइन होगी f इक्वल टू 2 पे, जिसमें x की वैल्यू को चेंज होने से y की जो भी वैल्यूज है वो इधर ड्रॉ होती है। इसी तरह से f इक्वल टू 1 की एक लाइन होगी, f इक्वल टू 0 की, और मल्टीपल लाइंस, बेशुमार लाइंस, कहीं पे भी आपके फंक्शन की जो है वो f की वैल्यू को फिक्स करके ये लाइन आ सकती है, जिसका मतलब है कि इस पूरी लाइन के ऊपर f की वैल्यू जो है वो सेम है। जैसे ये देखें इस तर्ज के ऊपर, तो बहुत सारी लाइंस आपकी ड्रॉ हो सकती हैं। ये आपकी जो है वो कांस्टेंट होगी। अब लेट्स से अगर ये f इक्वल टू मे बी 0.5 या 0.3 की वैल्यू के ऊपर ये वाली लाइन ड्रॉ हो गई, फिर इसको थोड़ा सा आपने और बाहर की तरफ ड्रॉ किया तो मे बी ये f इक्वल टू 0.4 की वैल्यू के ऊपर ड्रॉ हो गई, एंड ऑन आप इसको बढ़ाते जाएं तो वैल्यू बढ़ती जाएगी। इवेंचुअली आप एक ऐसी लाइन के ऊपर पहुंचेंगे एफ की के जो इस सर्कल को टच कर रही होगी बाहर की तरफ, जो कि टेंजेंट की तरफ बिल्कुल उसकी बैरूनी वॉल के साथ जो है वो ऐसे उसको टच कर रही है। तो अब ये इस तरह से आप इसके बाद जितने भी आप ड्रॉ करेंगे वो सारी उस सर्कल से बाहर लाइंस होंगी, जिसका मतलब ये है कि वो उस कॉन्स्ट्रेंट को तो सेटिस्फाई नहीं कर रही होंगी। जो इस सर्कल के अंदर जो लाइंस होंगी वो उसकी कॉन्स्ट्रेंट को तो ये पॉइंट्स सेटिस्फाई कर रहे होंगे। तो लेकिन क्या है कि हमें वैल्यूज कौन सी देखनी होगी जो कि मैक्सिमाइज कर रही हैं, और इत्तेफाक ऐसा है कि इस सर्कल को जो वैल्यू मैक्सिमाइज कर रही है एफ की वैल्यू, एफ कहाँ पे मैक्सिमाइज हो रहा है अगर आप ऑब्जर्व करें कि अंदर थोड़ा था और बाहर जाते जाते वो इस पॉइंट पे जब उसके टेंजेंट को टच होता है इस पर्टिकुलर पॉइंट के ऊपर, जहाँ पे ये दोनों बाहर को टेंजेंट के तौर पे छू रहे हैं, तो वहां पे आपका एफ जो है वो मैक्सिमाइज हो जाता है। तो यहाँ पे आपको ऑप्टिमाइज्ड सॉल्यूशन मिलता है, कॉन्स्ट्रेंट भी सेटिस्फाई हो जाती है और सॉल्यूशन भी ऑप्टिमाइज मिल जाता है। अंदर कॉन्स्ट्रेंट सेटिस्फाई होती है लेकिन ऑप्टिमाइज सॉल्यूशन नहीं हमारे पास आ रहा था। तो ये जो है वो कॉन्स्ट्रेंट ऑप्टिमाइजेशन प्रॉब्लम का एक आपको लाइफ सा इंट्रोडक्शन। अब हमने लैग्रांज मल्टीप्लायर के कंसेप्ट को समझने के लिए यही जो है कॉन्स्ट्रेंट ऑप्टिमाइजेशन प्रॉब्लम का जो कंसेप्ट है वो इस्तेमाल होगा, और वहाँ हम देखेंगे कि किस तरीके से लैग्रांज मल्टीप्लायर जो कि लैम्डा है वो कैसे डिफाइन होता है। Lagrange multiplier क्या चीज है? It is a strategy to find the local maxima and minima of a function subject to the equality constraints. यानी कि ये वो तरीक़ाकार है जो मैक्सिमा और मिनिमा फाइंड आउट करने के लिए इस्तेमाल होगा अगर कॉन्स्ट्रेंट प्रॉब्लम है तो, और अगर एक या एक से ज़्यादा कॉन्स्ट्रेंट्स हैं तो उनको सेटिस्फाई वो कर देता है। इसका जो मैथमेटिशियन था जोसेफ लेग्रांज, उसी के नाम से ये मल्टीप्लायर्स डिवाइस हुए। और आइडिया ये है कि कॉन्स्ट्रेंट प्रॉब्लम कोई भी हो इसको ऐसी फॉर्म में ले आए कि बाद में उसका डेरिवेटिव लेकर आसानी के साथ जो है वो उसको सॉल्व किया जा सके, उसको एक अनकॉन्स्ट्रेंट प्रॉब्लम में चेंज कर दिया जाए और उसका डेरिवेटिव टेस्ट जो है वो लिया जा सके। डेरिवेटिव टेस्ट क्या है? वही जो आपको पता है कि हम फर्स्ट डेरिवेटिव लेके उसको इक्वल टू 0 पुट करके उसका मैक्सिमम और मिनिमा का पॉइंट जो है वो फाइंड आउट करने की कोशिश करते हैं। तो मैंने जैसे आपको पहले बताया था, फंक्शन आपके पास ये है, यूनिट सर्कल आपने ड्रॉ कर लिया है और आप इस पर्टिकुलर पॉइंट के ऊपर आपका फंक्शन जो है वो मैक्सिमाइज होगा। तो ये हमारा गोल है कि हमने फंक्शन को मैक्सिमाइज करना है। तो अब यहाँ पे जब ये एफ की जो लाइन है इसका कोई पर्टिकुलर वैल्यू होगी, कोई कांस्टेंट वैल्यू को ये इक्वेट करेगा, और जहाँ पे आपके पास ये आपकी कांस्टेंट और ये जो है ना आपस में टच कर रहे होंगे, तो ये वैल्यू किसी सी के इक्वल होगी। ये बात हमने इधर में रखना है। इसी तरह से जब यूनिट सर्कल 1 है, अगर मैं इस 1 को चेंज करके 2 कर दूंगी तो एक नया सर्कल बन जाएगा, 3 कर दूंगी तो एक नया सर्कल बन जाएगा। तो इस तरह से यहाँ सर्कल की भी कंटूर लाइंस हो सकती हैं। लेकिन फॉर दिस पर्टिकुलर प्रॉब्लम हमारे पास एफ की जो वैल्यू है वो सी के इक्वल होगी, और इस कॉन्स्टेंट में हमारे पास यूनिट सर्कल की वो 1 के इक्वल होगी। अच्छा, यहाँ पे एक और कंसेप्ट आता है जो समझना ज़रूरी है आगे जाने के लिए, वो है ग्रेडियंट का।
ग्रेडियंट जो है वो बेसिकली एक फैंसी टर्म है, हमने पढ़ा हुआ है डेरिवेटिव का, ये भी हमें चेंज बताता है, डेरिवेटिव भी हमें चेंज बताता है। पर फर्क सिर्फ इतना है कि ग्रेडियंट के अंदर वैसे तो अगर सिंगल वेरिएबल हो तो तब भी वो सिंगल वेरिएबल के हिसाब से डेरिवेटिव है, अगर मल्टीपल वेरिएबल्स हो तो डेरिवेटिव आपका जो है, लेट्स से यहाँ पे 2 वेरिएबल्स हैं, तो आपका जो ग्रेडियंट वेक्टर है वो कुछ इन 2 कंपोनेंट्स के ऊपर कॉन्स्टिट्यूट कर रहा होगा। अब ये चेंज बताता है, अगर सिंगल वेरिएबल की बात हो तो वो तो सिंगल डायरेक्शन के ऊपर चेंज हो गई कि इस डायरेक्शन में मूव करेगा, मल्टीपल वेरिएबल्स हैं तो मल्टीपल कंपोनेंट्स के हिसाब से उसमें चेंज आ रही होगी एक जो फंक्शन के अंदर आपके। तो ये जो ड्राइंग है ये हमने ग्रेडियंट की ड्राइंग की है, बेशक आपके स्कोप से बाहर है लेकिन सिर्फ समझने के लिए अगर आप उसको देखें तो ये जो डायरेक्शन हमें ये बता रही होती हैं कि जो चेंज है वो कहाँ पे हमें मैक्सिमाइज हो रही है, या वहाँ पे फंक्शन की तरफ जो है ना वो बेहतरी की तरफ जा रहा है और कितना इम्प्रूव हो रहा है और कहाँ उसकी आउटपुट जो है वो मैक्सिमाइज हो रही है। तो ये जो इस पर्टिकुलर एक लाइन के ऊपर फंक्शन की वैल्यू कांस्टेंट होती है, ये तो हमें पता है क्योंकि ये कंटूर लाइन है। और जब इसकी डायरेक्शन चेंज की है वो इसके परपेंडिकुलर जो है वो आ रही है कि हर लाइन के ऊपर जिस पे भी आप ड्रॉ करेंगे तो वो इसके परपेंडिकुलर आपको बताएगा कि ये परपेंडिकुलर इस डायरेक्शन में आपने मूव करना है। तो यहाँ पे जो है वो फंक्शन आपका मैक्सिमाइज हो रहा होगा। तो हमें ये जो ग्रेडियंट है ये वाला ये बता रहा है कि एफ के केस में हमें किस डायरेक्शन के ऊपर मूव करना है। तो अब हम आगे देखेंगे कि जो जी का ग्रेडियंट अगर हम बनाएं तो वो क्या होता है, ये कंसेप्ट किस तरह से और क्यों इंट्रोड्यूस किया वो हम आगे देखते हैं। तो यहाँ पे अगर आप जी का ग्रेडियंट भी ड्रॉ करें तो अभी देखें कि ये सर्कल है, ये कंटूर लाइन्स की शक्ल में बना दिया कि 1 एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 1 के लिए इनर सर्कल है, फिर मे बी 5 इक्वल टू 5 के लिए दिस और इक्वल टू दिस के लिए इस तरह से 7 ये कंटूर लाइन सा बना सकते हैं हम। इसका भी आप ग्रेडियंट ड्रॉ करें तो ये बाहर की तरफ है, जो बता रहा है कि फंक्शन बाहर की तरफ जाके जो है वो मैक्सिमाइज हो रहा है। तो अब इन दोनों जो ग्रेडियंट्स हैं इन दोनों की डायरेक्शन आप देखते हैं कि ये इनकी लाइन के जो परपेंडिकुलर है। और ये हमने देखा था कि जब सर्कल जो है वो एफ इक्वल टू सी की इस साइन को जब टच करेगा इस पर्टिकुलर पॉइंट पे जहाँ पे ये दोनों आपस में एक दूसरे के टेंजेंट के तौर पे जो वो टच करें, तो अब इसकी जो इस फंक्शन का जो ग्रेडियंट जब ड्रॉ किया जाए तो उसकी डायरेक्शन के परपेंडिकुलर ये बनती है एफ, ये ग्रेडियंट वेक्टर जो है वो बन जाता है। इसी तरह से जब हम जी को बनाते हैं तो वो भी चूंकि परपेंडिकुलर है और वो भी इसी तर्ज के ऊपर इसके ऊपर जो है वो ड्रॉ हो जाता है सेम डायरेक्शन में, तो ये दोनों एक दूसरे के प्रोपोर्शनेट हो जाते हैं इस सेंस में। इसका मतलब है कि अगर मैं इस एफ का फाइंड करूं विद रिस्पेक्ट टू एक्स पहले पार्शियल डेरिवेटिव तो ये मेरे पास आएगा 2xy, और यहाँ पे अगर मैं इसको y के हिसाब से करूँ तो मेरे पास एक्स स्क्वायर आ जाएगा। इसी तरह से जो मैं अगर जी की बात करूँ तो ये मेरे पास पहले जो है वो 2x आ जाएगा और यहाँ पे मेरे पास 2y इसका जो है वो डेरिवेटिव आ जाएगा। और ये दोनों एक दूसरे के चूंकि प्रोपोर्शनेट हैं एक दूसरे के पैरेलल हैं, तो मैं इसको क्योंकि इनकी जो ये पैरेलल है तो ये वैसे तो सेम है, इनकी जो डायरेक्शन सेम है लेकिन इनका चूंकि मैग्नीट्यूड का फर्क है तो हम वो किसी भी वेरिएबल से प्रोपोर्शनेट लिख के इनको एक दूसरे के इक्वल इस तर्ज के ऊपर कर सकते हैं कि ये अगर हमें पता हो तो हम एक इक्वलिटी इक्वेशन जो है वो निकाल सकते हैं। और बेसिकली यही जो आपने अभी कांस्टेंट की बात की है जो कि दूसरे के प्रोपोर्शनल है, ये वाला कांस्टेंट जो है वो लैग्रांज मल्टीप्लायर कहलाता है। तो अगर हमने मैक्सिमाइज करना है फंक्शन को तो लेट्स से मैं अगर एफ को इवेल्युएट करूं एक्स एम जो कि मैक्सिमाइजिंग वैल्यू है जहाँ पे फंक्शन आपका मैक्सिमाइज हो रहा है, तो मैं इसको किसी पर्टिकुलर जो मल्टीप्लायर के साथ मल्टीप्लाई करके जो अपनी कॉन्स्टेंट फंक्शन है जो कि जी है, अगर मैं इसको इसके इक्वल कर दूं तो मुझे ये एक इक्वेशन मिल जाएगी जिसके थ्रू मैं ये फाइंड आउट कर सकूंगी कि मेरे मैक्सिमम पॉइंट्स एक्स एम और वाई एम जो है वो क्या हो सकते हैं। तो हम जो है वो ये कर सकते हैं कि जैसे अभी हमने फंक्शन एक्सट्रैक्ट किया था पार्शियल डेरिवेटिव जो उसका ग्रेडियंट था जी का वो हमने कहा था 2x और 2y है, और f का जब मैंने ग्रेडियंट निकाला था तो मैंने कहा था कि ये 2xy और x स्क्वायर है। तो अगर मैं इस इक्वेशन के थ्रू इनको इक्वेट करूँ तो मेरे पास तकरीबन दो इक्वेशन बन जाती हैं, वो क्या है 2xy इज इक्वल टू लेमडा 2x क्योंकि ये आपस में बराबर हो जाएंगे लेमडा के उससे मल्टीप्लाई से। इसी तरह से एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू लेमडा 2y, तो ये एक इक्वेशन 1 ये आ जाएगी एक इक्वेशन 2 आ जाएगी। हमारे पास अब तीन वेरिएबल्स आए एक्स वाई और लेमडा, और इनको सॉल्व करने के लिए हमें ज़्यादा तीन इक्वेशंस चाहिए, तो तीसरी इक्वेशन हम अपनी वही कॉन्स्टेंट इक्वेशन को यूज़ करके जो है वो इन तीनों वेरिएबल्स की वैल्यूज निकाल सकते हैं। तो वो आप सॉल्व करके निकालें।
आपके पास जो भी वैल्यूज आएंगी, वो जितने भी आपके पास पॉइंट्स आते हैं, उन सारे पॉइंट्स को आपने क्या करना है, अपने फंक्शन के ऊपर इवेल्युएट करना है, चेक करना है, और जिसके ऊपर आपको मैक्सिमम वैल्यू मिलेगी वही आपके जो पॉइंट्स हैं वो आपके फाइनल पॉइंट्स बन जाएंगे, जो जो आपको एक्स एम और वाई एम की वैल्यू बताएंगे कि यहाँ पे आपका फंक्शन जो है वो मैक्सिमाइज हो रहा है। तो अब जो है अ, इसको हम थोड़ा-सा ना और जनरलाइज़ करेंगे। जो लैग्रांजियन का कांसेप्ट है, वो ये है कि सेम वही बात है जो कि वो दोनों चूँकि एक-दूसरे के प्रोपोर्शनेट हैं और हमें अब 3 इक्वेशंस पहले इस्तेमाल करनी पड़ती हैं इस इक्वेशन के थ्रू, गिवन कि b आपकी जो है वो कॉन्स्ट्रेंट फंक्शन है और ये आपका जो है वो मैक्सिमाइजिंग फंक्शन है जो आपने जिसको मैक्सिमाइज करना है। तो 3 इक्वेशंस अलग-अलग आपको लिखनी पड़ती हैं। तो कोई एक सुथरा तरीका जो हम कंप्यूटर को दे दें और कंप्यूटर उसको यूज़ करते हुए जो है वो डायरेक्टली काम हमारा कर ले। सिंगल एक एक्सप्रेशन हो और उसको देख के वो तीनों इक्वेशंस वाला काम कर ले। तो उसके लिए क्या किया कि वो जो साइंटिस्ट था हमारे पास, उसने एक एक एक्सप्रेशन डिवाइस किया जो कि उसने एल की टर्म्स में लिखा, जिसमें 2 वेरिएबल्स आपके वही हैं जो कि मैक्सिमाइजिंग फंक्शन और कांस्टेंट के हैं। एक लैम्ब्डा इंट्रोड्यूस कर दिया। अब इस लैम्ब्डा एक्सप्रेशन को इक्वल कर दिया आर ऑफ आपका एक्स ऑफ वाई मैक्सिमाइजिंग फंक्शन माइनस लेमडा ऑफ आपकी कांस्टेंट डी एक्स ऑफ वाई, लेकिन कांस्टेंट किस शक्ल में लिखी हुई है, इक्वल टू जीरो की शक्ल में। तो ये जब बी इधर आएगा इधर आ जाएगा, तो ये माइनस बी बन जाएगा। ये आपका एक एक्सप्रेशन जो है ना वो उसने डिवाइस करके रख दिया। अब इस एक्सप्रेशन का फायदा क्या है? इसका फायदा ये है कि जब आप इस एक्सप्रेशन का ग्रेडियंट लेते हैं और उसको जीरो को इक्वल पुट करते हैं, तो आपको तीनों इक्वेशंस मिल जाती हैं, एक्स वाली भी, वाई की भी और लैम्डा की। एक्स और वाई की वो वाली इक्वेशंस जो हमने पहली दो इक्वेशन देखी थी, और तीसरी इक्वेशन वो होगी जो हमारी कॉन्स्टेंट इक्वेशन है वो मिल जाएगी। किस तरह से कि आप अगर इसको देखें, एल का अगर हम ग्रेडियंट लें तो हमें पहले ये चीज़ फाइंड आउट करनी पड़ेगी, ये किसके इक्वल है। अगर मैं इस एक्सप्रेशन को देखूं तो ये बन रही है पार्शियल डेरिवेटिव ऑफ आर विद रिस्पेक्ट टू एक्स, और माइनस हमारे पास क्या होगा, लेमडा पार्शियल डेरिवेटिव ऑफ बी विद रिस्पेक्ट टू एक्स, और ये बी क्योंकि कांस्टेंट है वो आएगा नहीं। एक तो ये इक्वेशन हो जाएगी, और ये वही इक्वेशन है जब हम इसका ग्रेडियंट लेते हैं विद रिस्पेक्ट टू एक्स। इसी तरह से अगर मैं y के ऊपर ट्राई करूं तो y के ऊपर भी एग्जैक्टली यही पैटर्न हो जाएगा, और ये वाला एक्सप्रेशन इक्वल टू हम जीरो पुट करके इक्वेशन 1 बन जाएगी। क्यों? क्योंकि ये अगर जीरो के इक्वल है, इसका मतलब है पार्शियल डेरिवेटिव ऑफ l विद रिस्पेक्ट टू x, पार्शियल डेरिवेटिव ऑफ l विद रिस्पेक्ट टू y, पार्शियल डेरिवेटिव ऑफ l विद रिस्पेक्ट टू लैम्डा, ये तीनों एक्सप्रेशंस इक्वल टू जीरो 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 इस तर्ज के ऊपर होंगे। तो जो ये इक्वेशन है ये भी जीरो के इक्वल होगी, ये भी जीरो के इक्वल होगी, और ये भी। तो पहली इक्वेशन तो हमें मिल गई, दूसरी भी एग्जैक्टली यही होगी, सिर्फ y रिप्लेस हो जाएगा। तीसरी इक्वेशन में जब आप लैम्डा से इसका लेंगे तो वो कुछ ये बन जाएगी, पहला वाला टर्म जीरो हो जाएगा, लैम्डा खत्म हो जाएगा, और आपके पास आपकी ये जो कॉन्स्टेंट है ये बच जाएगी। ठीक है, तो अब जब ये बात जाएगी इक्वल टू जीरो होगा, तो आपके पास ये सिंपल एक्सप्रेशन आ जाएगा कि कांस्टेंट इज इक्वल टू बी। ये वही सेम इक्वेशन है जो आपकी कांस्टेंट की, जो बात मैंने कही कि पहली दो इक्वेशंस एक्स और वाई की आ जाएंगे, तीसरी कांस्टेंट की। तो तीनों इक्वेशंस को सिंपल एक इस टर्म के साथ, एक नए एक्सप्रेशन के साथ जो है वो इकट्ठा कर देने से हमें आसानी हो जाती है। तो ये वही सॉल्व किया हुआ है जो मैंने अभी आपको पिछली स्लाइड में सॉल्व करके दिया है। अच्छा, सो यहाँ पे इधर जाने से पहले मैं आपको स्ट्रांगली रिकमेंड करूँगी कि लैग्रांज के ऊपर जो जितनी भी डिस्कशन है वो मैंने जो स्क्रीनशॉट्स हैं वो मैंने खान एकेडमी के ट्यूटोरियल से पिक की हैं, और वहाँ पे उन्होंने बहुत अच्छे तरीके से समझाया हुआ है कि इस ये है क्या चीज़, और वहाँ पे उन्होंने विजुअलाइजेशन के साथ भी बताया हुआ है। तो आप मेरी स्ट्रॉन्ग रिकमेंडेशन ये है कि लिंक मैंने रेफरेंस में ऐड कर दिया, आप ज़रूर उसको विजिट करें और वो वहाँ से उनके 7-8 जो लेक्चर्स हैं, 7-7 8-8 मिनट के, वो सारे लें। तो जो आपकी कन्फ्यूजन जो यहाँ पे अगर है तो वो वहाँ से आपकी होपफुली रिमूव हो जाएगी, क्योंकि मैंने लेक्चर की वो लेंथ को लंबा करने से अवॉइड करने के लिए उसकी डिस्कशन की तफसीलात में मैं नहीं गई। तो अब ये कि गिवन एक आइडिया आपको हो गया होगा कुछ हद तक कि आपके ये सारा कुछ हम क्यों कर रहे थे, हमने क्यों जो है वो उसको ऑप्टिमाइज करने के लिए उसको क्यों मल्टीप्लाई किया, उसकी सिर्फ यही वजह है
कि चूंकि आपने फंक्शन को मैक्सिमाइज करना था और वो मैक्सिमाइज उस पॉइंट के ऊपर होता है जहाँ पे वो दोनों आपस में टच करते हैं, और यानी कि वो एक दूसरे को टेंजेंट जब वो हो जाता है, जो फंक्शन की वैल्यू है कॉन्स्टेंट के, तो वो वाली वैल्यू चाहिए होती है। तो वो वाली वैल्यू मालूम करने के लिए हमने जो एक्सप्रेशन मालूम किया था वो हमारे पास ये था, जिसमें हमने लैग्रांज एक्सप्रेशन है जिसमें 3 वेरिएबल्स हैं। आपके पास वो फंक्शन है जिसको आपने मैक्सिमाइज करना है। आपके पास आपका मल्टीप्लायर है क्योंकि ये दोनों आपस में एक दूसरे के प्रोपोर्शनेट है। और आपके पास आपकी कॉन्स्ट्रेंट है जो इस शक्ल में आपके पास लिखी हुई है, ये आपका एक्सप्रेशन बन गया है। तो ये जो है वो लैग्रांज एक्सप्रेशन बन जाता है। अब हमारे वाले केस में जो हमारा मैक्सिमाइजेशन फंक्शन है वो ये वाला है, क्योंकि हमने इसको मैक्सिमाइज करना था और इसको मैक्सिमाइज करना है, और हमारे पास हमारी कॉन्स्टेंट ये है जो कि इस शक्ल में लिखी हुई है। तो जो हमारा लैग्रांज एक्सप्रेशन बनेगा वो ये बनेगा कि आर ऑफ एक्स की जगह पे हम ये वाली वैल्यू प्लेस कर देंगे, और जो हमारे पास लेमडा एक्सप्रेशन है वो हमारे पास यहाँ पे करंटली अल्फा के साथ रिप्लेस हुआ हुआ है, अल्फा। और जो हमारी कॉन्स्टेंट फंक्शन है वो ये हमारी कॉन्स्टेंट फंक्शन है। अब जो हमारा क्वेश्चन है वो ये है कि यहाँ पे समेशन क्यों आई है, तो ये सारे पॉइंट्स के लिए, ठीक है। जो फीचर्स हमने कहा था कि मल्टीपल हमारे पास जो पॉइंट्स हो सकते हैं, सपोर्ट वेक्टर और बाकी जितने भी हैं, उन सारे पॉइंट्स के हिसाब से उनके अपने मल्टीप्लायर्स हैं, उनके अपने प्रोपोर्शंस हैं, उनके अपने जो हैं वो लैम्डाज अवेलेबल हैं। तो हमारे उन सब की जो समेशन है वो, तो वो हमारे पास हमारी सारी कॉन्स्टेंट बन जाएगी, क्योंकि वो सारे जो आपकी उसके ऊपर असर डाल रहे होंगे। तो अब इसको जब आप एक्सपैंड करेंगे तो ये वाला एक्सप्रेशन माइनस वाला जो है वन वो अलहदा हो जाएगा, और बाकी ये यहाँ पे एज इट इज रहेंगे, ठीक है। तो अब आगे अगला स्टेप क्या है कि हमारे पास जो है लैग्रांज का एक्सप्रेशन पूरा बन गया। वो हमारे पास ये एक्सप्रेशन आ गया, समेशन ऑफ दिस थिंग। और एल जो है वो आपके पॉइंट्स हैं, टोटल नंबर ऑफ पॉइंट्स है। ट्रेनिंग पॉइंट्स जितने होंगे तो समेशन 1 से लेकर एल तक उतनी आपकी चली जाएगी। तो अब और ये आपका एक्सप्रेशन जो है इसमें ये जीरो लैम्डा जो है वो जीरो के बराबर होगा या उससे बड़ा होगा, और जीरो उन पॉइंट्स के लिए हो जाएगा जो कि कंट्रीब्यूट नहीं कर रहे आपके हाइपर प्लेन में, और अदरवाइज बाकी जिनके लिए कंट्रीब्यूट कर रहा होगा उसकी कोई वैल्यू कोई उस हो जाएगी। अब हम क्या करते हैं, हम अपने इस लैग्रांज एक्सप्रेशन का हमने क्या करना है, डेरिवेटिव लेना है। क्यों? क्योंकि हम अगर हमें ये पता है कि दिस थिंग इज इक्वल टू ज़ीरो, इसका जो, अब हम उसका क्या करते हैं कि अगर ये इक्वल टू ज़ीरो है तो इसका मतलब है कि पार्शियल डेरिवेटिव ऑफ एल विद रिस्पेक्ट टू एक्स इज ऑल्सो इक्वल टू ज़ीरो, एंड partial derivative of L with respect to y is also equal to 0, and partial derivative of L with respect to lambda it is also equal to 0। ये तीन चीज़ें, अब इन तीनों बातों को इस्तेमाल करते हुए हम इसका पार्शियल डेरिवेटिव लेंगे। तो अब मैं अगर इसका x के हिसाब से डेरिवेटिव लूँ, ये इस इक्वेशन का, ये वाली जो आपकी है, तो इसमें हमारे पास एक्स वाई और लैम्डा के बदले में हमारे पास कौन से वेरिएबल्स हैं, हमारे पास डब्ल्यू है और बी मौजूद है। ये हमारे जो वेरिएबल्स हैं यहाँ पे चेंज हो जाएंगे, हमारा एक लैम्डा हो जाएगा, तो तीन चीज़ें हो जाएंगी। तो डब्ल्यू के हिसाब से पहले हम अपने एक्सप्रेशन का वो लेते हैं। तो इसका जब आप लेंगे, यहाँ पे मैं डब्ल्यू लिख देती हूँ, तो ये आ जाएगा 1/2, टू से कैंसिल हो जाएगा तो हमारे पास डब्ल्यू रह जाएगा, ठीक है। माइनस हमारे पास अब इस एक्सप्रेशन का हमने विद रिस्पेक्ट टू डब्ल्यू लेना है, तो समेशन पे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ये जो है एज कांस्टेंट ट्रीट होगा वो, और ये भी एज कांस्टेंट ट्रीट होगा क्योंकि ये डब्ल्यू जो है वो हमारे पास वेरिएबल है। तो ये एज इट इज आ जाएगा समेशन में, हमारे पास समेशन ए ऑफ आई, वाई ऑफ आई और एक्स ऑफ आई, ये तो एज इट इज आ जाएगा आई इक्वल टू 1 से एल तक। और ये इससे मल्टीप्लाई होगा तो ये कांस्टेंट हो जाएगा, तो ये जीरो हो जाएगा, बी इसलिए वो लिखा नहीं जाएगा, ये भी एज कांस्टेंट तस्वर होगा तो वो भी जीरो हो जाएगा। तो हमारे पास टोटल एक्सप्रेशन ये बच जाएगा, ठीक है। और दिस थिंग इज इक्वल टू जीरो, ये बात हमें पता है। और अगर इक्वेशन को मैं थोड़ा सा एडजस्ट कर दूं तो वो कुछ ये बन जाएगी। तो आप देखें हमें एक आसान सी इक्वेशन मिल गई है। इसी तरह से अब अगर मैं अपने इस एल का जो पार्शियल डेरिवेटिव लूँ बी कांस्टेंट के हिसाब से, और मैंने इसको जीरो के इक्वल पुट करना है, तो बी के हिसाब से ये भी ज़ीरो हो गया, ये वाला टर्म भी ज़ीरो हो गया, सिर्फ ये वाला टर्म बचा, ये वाला भी ज़ीरो हो गया। तो बी वाले के हिसाब से जो एक्सप्रेशन बन रही होगी वो सिंपली आई इक्वल टू 1 अप टू एल ए ऑफ आई और वाई ऑफ आई बन जाएगी, क्योंकि बी वेरिएबल था वो 1 हो जाएगा।
तो इसका मतलब ये है कि सिंपल दिस एक्सप्रेशन इज इक्वल टू 0, तो हमें दो अहम इक्वेशंस मिल जाएंगी। अब इन इक्वेशंस को हम अपने जो लैग्रांज एक्सप्रेशन है उसके अंदर पुट करके देखते हैं कि क्या बनता है। तो जब आप पुट करेंगे, मैं यहाँ से थोड़ा इरेज भी कर देती हूँ, तो जहाँ पे आपका W होगा, क्योंकि आपको एक W की एक वैल्यू मिल गई है वेट वेक्टर की, कि वेट वेक्टर कुछ इस शक्ल का दिखता होगा, तो उस W की वैल्यू को आपने हर जगह प्लेस कर देना। तो यहाँ पे W था, आपने वो प्लेस कर दिया। W की वैल्यू दो दफ़ा मल्टीप्लाई हो रहा था, हमने दो दफ़ा कर दिया। यहाँ पे ये एक्सप्रेशन साथ एज इट इज़ आया, एक्स ऑफ आई, और यहाँ पे वो W के साथ मल्टीप्लाई हो रहा था, तो हमने W की वैल्यू भी साथ लिख दी। फिर बाकी हमारे पास जो है वो माइनस करके ये B के साथ मल्टीप्लाई हो रहा था, वो भी हमने लिख दिया, और प्लस A ऑफ I था, हमने वो भी लिख दिया। अब जब इसको देखें तो आप वो वाली वैल्यू ढूंढें जहाँ पे ये आपको पता है कि ये ज़ीरो के बराबर है, तो हमने उन वैल्यूज़ को जो है वो ज़ीरो से रिप्लेस कर दिया। तो आपके पास जो वैल्यू बची वो ये वाली वैल्यू बची, ये भी ज़ीरो हो गया टर्म, और बाकी भी आपके पास ज़ीरो हो गए। तो सिर्फ हमारे पास ये जो डबल समेशन में वैल्यूज़ आ रही हैं, जो कि आपके एक्स ऑफ आई और एक्स ऑफ जे के साथ आ रही हैं, वो आपकी बीच में इन्वॉल्व हो जाएंगी। और इसको आप देखें तो ये वैल्यू बनेगी, क्योंकि दो वेरिएबल्स हैं ना। अब आप ये देख लें कि ये समेशन एक है और ये एक समेशन ये है, और दोनों के अंदर आपके पास ये एक्सप्रेशन आ रहा है, ए ऑफ जे और ए ऑफ आई और वाई ऑफ आई और एक्स ऑफ आई। तो आप एक के वेरिएबल से है ना चेंज कर देंगे, एक की समेशन आप आई से कर देंगे और एक की आपकी जो है वो आप जे से कर देंगे। तो इन दोनों को जब आप सब्ट्रैक्ट करेंगे, ये दोनों सेम एक्सप्रेशन हैं, तो ये 1/2 ही रह जाएंगे, 1/2 -1, तो ये -1/2 रह जाएंगे। तो बाकी एक्सप्रेशन जो है वो मल्टीप्लाई करके डबल समेशन बन के वेरिएबल्स उनके अंदर के बाहर वाले के अंदर के चेंज करके कुछ ये वैल्यू बन जाएगी। होपफुली आपको बात समझ में आएगी होगी, अगर नहीं है तो मैं एक दफ़ा फिर रिपीट कर देती हूँ कि एक एक्सप्रेशन आपका ज़ीरो हो गया, एक हमने एज इट इज़ लिख दिया, बाकी ये दो एक्सप्रेशन बचे वन, और ये दोनों एक्सप्रेशन सेम है। तो इनको जब आप 1/2 -1, ये 1 है तो आधा माइनस एक, तो आधा बचता है, -1/2 वो हो गया। बाकी ये जो एक्सप्रेशन है ये सेम अंदर वैसे ही आ जाएंगे, जो ए ऑफ आई की वैल्यूज़ हैं उनको ए ऑफ आई रहने देंगे, जो दूसरी सेम वैल्यूज़ उनको हम जे कर देंगे, क्योंकि उन्होंने हर एक से मल्टीप्लाई होना है, ये डबल समेशन जो मल्टीप्लाई हो रही है इस वजह से। ठीक है, तो ये आपके पास जो है वो प्लेस करने से आपका एल बन जाएगा। और अब ये जो एल है, अब इसके बाद आपके डिसीजन रूल का जो है वो अब फैसला होगा, जिससे आप ये थोड़ा सा देख लें कि आप का पहले ये था कि जो W है उसको हम X से डॉट प्रोडक्ट लेते हैं, तो और प्लस B करें, ये हमारे पास एक्सप्रेशन था, प्लस बी करें, इफ दिस थिंग इज ग्रेटर देन इक्वल टू ज़ीरो, तो हमने कहा था पॉजिटिव क्लास है। अगर मैं यहाँ पे भी W की वैल्यू को प्लेस कर देती हूँ जो कि ये है, तो हमारे पास जो है वो ये वाली वैल्यूज आ जाएंगी। तो यहाँ पे यू अननोन पॉइंट है जो कि इस पॉइंट को रिप्रेजेंट कर रहा है कि अगर आपने किसी अननोन पॉइंट को कोई क्लास असाइन करनी हो, तो आप क्या करेंगे, आप उसको एग्जिस्टिंग ट्रेनिंग पॉइंट से उनका डॉट प्रोडक्ट लेंगे, लैग्रांज मल्टीप्लाई से मल्टीप्लाई करेंगे और क्लासेस से मल्टीप्लाई करेंगे, तो आपके पास जो वैल्यू है अगर वो ज़ीरो से बड़ी आती है तो फिर वो पॉजिटिव क्लास होगी। तो इसमें ये बात आपने नोट रखनी है कि जो क्लासिफिकेशन है वो डिपेंड कर रही है डॉट प्रोडक्ट ऑफ द सैंपल विद द अननोन पॉइंट। ठीक है, ये बड़ी ज़रूरी बात है कि डॉट प्रोडक्ट के ऊपर डिपेंडेंस है आपकी क्लासिफिकेशन की। तो ओवरऑल आपने देखा कि जिन इक्वेशन को हमने ड्राइव किया, हमने कहा ये इक्वेशन एक है, ये हमने विड्थ की इक्वेशन बनाई, ये हमने क्लासिफिकेशन की इक्वेशन बनाई, ये हमारे जो लैग्रांज मल्टीप्लायर से हमें ये वाली इक्वेशंस मिल गई। तो ये सारी आपकी की इक्वेशंस हैं, इन्हीं को आप याद रखेंगे, इन्हीं को आप लैब में इस्तेमाल करेंगे। अब जब ये इक्वेशंस हम इस्तेमाल करते हैं और एसवीएम को एग्जीक्यूट करते हैं, तो लीनियर के केस में कुछ इस तरह से ड्राइंग बनती है नेगेटिव क्लासेस की, और प्लस की क्लासेस की ये इसने इस तरीके से प्लेन को, हाइपर प्लेन को वो कर दिया है मैक्सिमम मार्जिनलाइज्ड, और यहाँ पे भी इसी तर्ज के ऊपर कर दिया। अब जो क्वेश्चन था वो पहले वाले क्वेश्चन वापस आते हैं कि अगर आपकी जो सैंपल्स है वो लीनियरली क्लासिफाई नहीं हो रहे होते, जैसे ये हैं, अगर इस तरह से आ जाता है तो ये लीनियर लाइन से नहीं हो सकते, ये डबल लाइन
के साथ होंगे या फिर आप इस तरह से कुछ ड्रॉ कर रहे होंगे, तो हम उसको क्या करेंगे, हम इसको एक और डायमेंशन में चेंज कर देंगे, ट्रांसफॉर्म कर देंगे। तो अगर एक और डायमेंशन में ट्रांसफॉर्म करें तो आप देखें प्लस ऊपर चला गया, तो इसके दरमियान में एक हाइपर प्लेन बन सकता है जो कि इन दोनों को सेपरेट आउट कर सके। तो मेरी ड्राइंग जो है वो पेन के साथ थोड़ी ख़राब हो जाती है, तो इस पे वो एक्सक्लूड कर दें इस बात से। लेकिन ये समझें कि ट्रांसफॉर्मेशन फंक्शन से हम एक डायमेंशन से दूसरी डायमेंशन में जाके भी चीज़ को समझ सकते हैं। अच्छा, अब जब ट्रांसफॉर्मेशन के लिए, अब बाकी ये बातें ये थोड़ा सा क्विकली एक ओवरव्यू है, मेन बातें वो थी जो गुजर गई हैं, इनको भी अपने थोड़ा सा दिमाग में आप बिठा सकते हैं तो बिठा लें कि जब आपने हायर डायमेंशन में मूव करना है तो आपको ट्रांसफॉर्मेशन फंक्शन चाहिए कि एक्स पॉइंट को आपने ट्रांसफॉर्म करके एक दूसरे उसमें डायमेंशन में लेके जाना, तो वो किधर जाके लाई करेगा। इसी तरह से अगर आपने, क्योंकि सारा कुछ डॉट प्रोडक्ट्स पे ही रिलाई कर रहा है, तो आपको x2 की भी ट्रांसफॉर्मेशन चाहिए और फिर आपको उनका डॉट प्रोडक्ट चाहिए। अननोन की क्लासिफिकेशन के लिए भी आपको जब क्लासिफिकेशन करनी है तो आपको सैम्पल से डॉट प्रोडक्ट चाहिए होगा, तो फिर ही आप उसको क्लासीफाई कर सकेंगे। तो इवेंचुअली बात यह कि आपको ट्रांसफॉर्मेशन फंक्शन से ज़्यादा आपको डॉट प्रोडक्ट की ज़रूरत है, क्योंकि डॉट प्रोडक्ट अगर आपको पता चल जाता है तो फिर आपको इस ट्रांसफॉर्मेशन फंक्शन की ज़रूरत नहीं रह जाती। तो अगर हम ये फर्ज कर लें कि दोनों का जो डॉट प्रोडक्ट लेने का, ट्रांसफॉर्म डॉट प्रोडक्ट लेने से जो वैल्यू आती है अगर वो हमें पता चल जाती है, तो फिर हमारा काम आसान हो जाता है, तो हमें ट्रांसफॉर्मेशन फंक्शन को मालूम करने की ज़रूरत नहीं पड़ती। इस जो के फंक्शन को हम कर्नल बोलते हैं, और इसके इनके कर्नल फंक्शंस हमारे पास अवेलेबल होते हैं, इनको इस्तेमाल कर लें तो हमें ट्रांसफॉर्मेशन फंक्शंस फिर मालूम करने की ज़रूरत नहीं रह जाती। तो अब जैसे ये है, अ, क्या चॉइसेस हो सकती हैं कर्नल फंक्शन की, कि आप ट्रांसफॉर्मेशन अगर करना चाहते हैं, आप कुछ ना करें, आप सिंपल डायरेक्ट मल्टीप्लाई कर दें, नो चेंज कर्नल फंक्शन, नो चेंज का फंक्शन है। पॉलिनोमियल फंक्शन आप इस्तेमाल कर सकते हैं, आपको इनका डॉट प्रोडक्ट चाहिए जो कि कर्नल फंक्शन के इक्वल है, तो वो इस एक्सप्रेशन से भी अगर आप डिवाइस कर लें तो वो पॉलिनोमियल कर्नल हो जाएगा। अगर आप ये कर्नल जो है वो रेडियल बेसिस के साथ करना चाहते हैं तो वो इस फंक्शन के तहत हो जाएगा। इसी तरह से और आपको फार्मूलाज मिल जाएंगे और कर्नल्स मिल जाएंगे, आप उनको यूज़ करके जो है वो उनका डॉट प्रोडक्ट एक डिफरेंट डायमेंशन में जो है वो फाइंड आउट कर सकते हैं, उससे आपकी नॉन लीनियर क्लासिफिकेशन हो जाएगी। अब जैसे ये है पॉलिनोमियल कर्नल, अगर आपने ड्रॉ करना है तो आप इस तर्ज के ऊपर भी ड्रॉ कर सकते हैं कि वो आपकी क्लासेस जो है वो सेपरेट आउट हो जाएंगी, रेड क्लासेस इधर हैं और ब्लू क्लासेस आपकी ऊपर चली जाएंगी। रेडियल बेसिस कर्नल की बेस के ऊपर करना हो तो वो भी इस तर्ज के ऊपर हो सकता है, तो इस तरह से ड्राइंग हो जाएगी कुछ। इसी तरह से ज़्यादा कॉम्प्लेक्स अगर आपने देखना है तो वो इस शक्ल में भी हो सकते हैं कि रेड क्लासेस इधर भी और ब्लू क्लासेस इधर उधर भी सेपरेट आउट हुई हैं। तो ओवरऑल समरी हमारे पास क्या है, जो ज़्यादा क्लैरिटी आपको आएगी एसवीएम की वो लैब के अंदर इम्प्लीमेंटेशन करने से आएगी। तो एसवीएम जो है वो लीनियर क्लासिफिकेशन के लिए बड़े अच्छे तरीके से चल जाता है, मेमोरी एफिशिएंट भी है। लेकिन ये कि लार्ज और नॉइजी डाटा के ऊपर जब क्लासेज ओवरलैप कर रही हो तो वहाँ गड़बड़ कर सकता है। और ये कि ये लोकल मैक्सिमम में नहीं फंसता, क्योंकि जो फंक्शन है वो कन्वेक्स शक्ल का ही होता है, जिसका मतलब है कि उसका एक जो उसकी कन्वर्जन होती है फंक्शंस की वो इसी शक्ल में होती है कि एक ही ग्लोबल मिनिमम जो है वो बन जाता है, जिसकी वजह से ये लूप वगैरह में नहीं स्टक होता जैसे कि न्यूरल नेटवर्क्स में होता था। तो कुछ बस पॉइंट्स हैं जो आपको याद रखने चाहिए कि जब अगर आपने नॉन लीनियर रीजन्स को सेपरेट करना है तो फिर कर्नल फंक्शंस का इस्तेमाल होता है। हम ऑप्टिमाइजेशन प्रॉब्लम का इस्तेमाल करते हैं ताकि हम जो है वो लोकल मिनिमा एक सिंगल फाइंड आउट कर सकें और बेस्ट सोल्यूशन की तरफ जाएं। बेस्ट सोल्यूशन की जाने का मतलब है कि हमें एक ही मिनिमम मिलेगा, और जो रिजल्टिंग एल्गोरिदम होता है वो आपको एक ऑप्टिमाइजेशन एल्गोरिदम बनता है, rather than ग्रीडी सर्च कि आप हर पॉइंट को सर्च करके चेक करते रहते हैं कि थोड़ा सा इधर जाके देखो थोड़ा सा उधर जाके देखो क्या हो रहा है। आप एक अच्छे तरीके से एक सोल्यूशन की तरफ पहुंचते हैं।